हाय, सब कैसे चल रहा है? आज मैं एकदम नई मवा लेकर वापस आया हूँ, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे कहानी में कूदते हैं। कहानी यूनिवर्सिटी में शुरू होती है, जहाँ एक लक्सरी ग्रैंड जियायुआन होटल दिखता है, जो टॉप टियर 5 स्टार होटल है और वैभव पावर की गूंज करता है। सीन उसके एक कमरे के अंदर शिफ्ट हो जाता है और बाथरूम के अंदर एक औरत शॉवर ले रही है। इसी बीच बेडरूम में फेंगचाओ नाम का एक आदमी खड़ा है। धीरे धीरे बेधड़क वो औरत का ड्रेस उठाता है और उसकी खुशबू गहरी सांस में ले लेता है। एक दुष्ट मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है, जबकि वो खुद से बड़बड़ाता है, चाहे कुछ भी हो तो मेरी बन जाएगी। जैसे ही वह अपनी गंदी सोच में डूब रहा है, डिंग डोंग डोरबेल बजता है। बाहर से एक आवाज चिल्लाती है, आपका फूड डिलीवरी आ गया है। फेंग चाओ जीभ चटकाता है और दरवाजे की ओर चलता है। मैं आ रहा हूं, दरवाजा खुलता है। बाहर खड़ा है एक डिलीवरी बॉय, और वही डिलीवरी बॉय हमारा मेन कैरेक्टर ये चेन है। ये चेन कहता है, साहब आपका फूड डिलीवरी। लेकिन वह बात खत्म करने से पहले उसकी आंखें कमरे के अंदर घुमा जाती हैं। उसी सटीक पल में बाथरूम का दरवाजा खुलता है। वांग जियाओ टावल में लिपटी बाहर आती है, उसके गीले बाल कंधों पर चिपके हुए हैं। तो वो फेंग चाओ की तरफ देखती है और एकदम कैजुअली पूछती है, फेंग चाओ, क्या तुमने मेरे कपड़े लिए? फिर उसकी नजर ही चेन पे पड़ती है। वो वहीं फ्रीज हो जाती है। उसी टाइम ये चेन का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। उसके हाथ ढीले पड़ जाते हैं, फूड पैकेज फिसल कर फ्लोर पर गिर जाता है। फेंग चाओ गुस्से में एकदम ब्लास्ट हो जाता है, पर इससे पहले कि वो कुछ और बोले, जियाओ अचानक ब्लर्ट आउट कर देती है, हनी। फेंग चाओ एकदम कंफ्यूज होकर रुक जाता है। फिर उसे बात क्लिक होती है। वो ई चैन को ऊपर से नीचे तक देखता है। उसके होठों पर एक मॉकिंग स्माइल आ जाती है। ये है तुम्हारा यूजलेस हस्बैंड, एक फूड डिलीवरी गाय। वो हंसता है एकदम प्राउड और अम्यूज होकर। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने वांग जियाओ के ट्रैश हस्बैंड से खाना ऑर्डर किया। तभी चेन फाइनली स्नैप कर जाता है। वो सीधे जियाओ की आंखों में देखता है। उसकी आवाज दर्द से ट्रेम्बल कर रही है। वांग जिया, मैं तुम्हारी वांग फैमिली में 3 साल तक रहा, तो मैंने तुम्हारी फैमिली के लिए दिन में 3 बार कुकिंग की। मैंने डॉग सिट साफ की, बिल्लियों को खाना खिलाया। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये हार्ड था, पर मैंने तुम्हें सिंसियरली ट्रीट किया। उसकी आवाज और भी हैवी हो जाती है। इन 3 सालों में तुमने मुझे अपना हाथ तक नहीं छूने दिया। एक फ्लैशबैक आता है। जिया उसे कोल्डली दूर धकेल रही है। मैं अस्मात आना, वह जमीन पर सो जाओ, वापस प्रेजेंट में। ये चेन चिल्लाता है, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। तो मुझे लगा था कि तुम प्रिंसिपल्स वाली बंदी हो, आज तुम किसी और आदमी के साथ एंजॉय कर रही हो। उसने डेस्परेटली पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? श्याओयाओ को रत्ती भर भी शर्म महसूस नहीं होती। वो कोल्डली जवाब देती है, क्योंकि मेरा पति बस एक ऑर्डिनरी फूड डिलीवरी मैन है। वो प्राउडली फेंगचाओ की तरफ इशारा करती है। तुम्हें पता है ये कौन है? एक इन्वेस्ट फर्म का सीईओ, फेंग फैमिली का यंग मास्टर, की फर्स्ट क्लास फैमिलीज में से एक, जिसके पास करोड़ों के एसेट्स हैं। तो फिर वो ई चेन को डिस्गस्ट के साथ देखती है। इसके जैसे मर्द ही मेरे लायक हैं। तुम्हारे जैसे गरीब ट्रैश नहीं। मौका देखते ही फेंग चाओ जियाओ जियाओ के कंधे पर हाथ रखता है और ई चेन को देखकर स्मर्क करता है। चूंकि तुम इसके हस्बैंड हो, मैं कंप्लेंट फाइल नहीं करूंगा। कबस इसे कुत्तों को खिलाया हुआ खाना समझ लो। फिर उसने मजाक उड़ाते हुए ऐड किया कि अगर तुम घुटनों पर बैठकर सॉरी बोलो, तो मैं तुम्हें 5 स्टार रेटिंग भी दे दूंगा। ई चेन ने मन में सोचा, कितना शेमलेस है, बस इसलिए क्योंकि तुम रिच हो। अब फेंग चाओ जियाओ के थोड़ा और क्लोज आता है। टेंशन मत लो। इससे पहले कि वो अपनी बात फिनिश कर पाता, तो ई चेन आगे लगता है और फेंग चाओ का गला पकड़ लेता है। तुम जानवर। फेंग चाओ स्ट्रगल करता है, सांस फूलते हुए, दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। तो ई चेन की हेल्प करने के बजाय जिया उस पर चिल्लाने लगती है, तो ई चेन, तुम्हारी उसे टच करने की हिम्मत कैसे हुई? कभी बाहर निकलो, वरना मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी। अपनी वाइफ को किसी और को प्रोटेक्ट करते देख ई चेन पूरी तरह टूट जाता है। वो फेंग चाओ को छोड़ देता है और बस एक नाम विस्पर करता है, वांग जियाओ। एक मेमोरी फ्लैश होती है। उसके दादाजी कह रहे थे, हाय वो फियांसे जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। तब ई चेन को लगा था कि वो उसके साथ एक हैप्पी लाइफ जी पाएगा। अब उसे रियलाइज होता है, ये बस एक विशफुल थिंकिंग थी। वो जाने से पहले वो उसे एक लास्ट वार्निंग देता है, वांग जियाओ, आई होप एक दिन तुम्हें इस बात का रिग्रेट नहीं होगा। वो मुड़ता है और वहां से चला जाता है। उसके पीछे जियायु एकदम हिस्टेरिकल होकर चिल्लाती है,
मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट तुम जैसे यूजलेस हस्बैंड से शादी करना है। तो बाहर इकियान अपने स्कूटर पर बैठा है। फोन बजता है, गहलो 10-10 डिलीवरी है। दूसरी तरफ से एक ओल्ड मैन बड़े ही काम और रिस्पेक्ट के साथ बोलता है, कथड़ यंग मास्टर का 3 साल का कैरेक्टर ट्रायल एक घर जमाई के तौर पे आज ऑफिशियली खत्म हो गया है। इकिन एकदम साइलेंट हो जाता है। अगला ट्रायल एक बिजनेस ट्रायल है। ओल्ड मास्टर ने पहले ही हुआक्सिन ग्रुप को एक्वायर कर लिया है। आपको चेयरमैन बनाने के लिए सब कुछ अरेंज कर दिया गया है। उस मोमेंट पर सब कुछ क्लियर हो जाता है। इकिन कभी भी कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं था। वो एक बिलियनियर वारिस था जो बस एक टेस्ट से गुजर रहा था। तो उसके एक्सप्रेशंस अब सेटल हो जाते हैं। तब मैं समझ गया वो ओल्ड मैन थोड़ा हेसिटेट करता है। ओल्ड मास्टर ये भी जानना चाहते हैं कि क्या यंग मैडम को फॉर्मली फैमिली में एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। ई चेन का चेहरा एकदम आइस कोल्ड हो जाता है। वो कोई ज़रूरत नहीं है, वो इस लायक नहीं है। तो वो फ़ोन काट देता है। रात के 8 बजे शिनगांग रेजिडेंशियल कम्युनिटी में जियाओ एक साइड खड़ी है। ईचेन दूसरी तरफ अपना लगेज पैक कर रहा है। वो स्नीयर करते हुए बोलती है, अब भाग रहे हो क्या? इस छोटी सी बात के लिए। ई चेन मुड़ता है। तो तुझे लगता है चीटिंग कोई छोटी बात है? जिया को जरा भी शर्म नहीं आती। तो क्या तू एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं सॉरी बोलूंगी? तो हमारा खाना खाता है, हमारा पानी पीता है और हमारे ही घर में रहता है। अगर मैंने कुछ गलत किया भी तो तुझे उसे टॉलरेट करना चाहिए। बहुत हुआ, ई चेन एकदम फट पड़ता है। मैंने तुम्हारी वांग फैमिली को 3 साल तक टॉलरेट किया है। तेरे पेरेंट्स ने पब्लिकली मेरी बेइज्जती की और मुझे मारा। तो मैंने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। यहाँ तेरे रिश्तेदारों ने मुझे बुली किया और तुम सबने इग्नोर करने का नाटक किया। मैंने तेरी रिस्पेक्ट की क्योंकि मुझे तेरी फिक्र थी। फिर वो साफ साफ कहता है, वान जियाल चलो डिवोर्स लेते हैं। वो एकदम से भड़क जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई डिवोर्स मांगने की? डिवोर्स के बाद न तू ऐसी लग्जरी लाइफ जी पाएगा और न ही ऑडी चला पाएगा। ई चेन एक ठंडी हंसी हंसता है, मुझे इस सब की कोई जरूरत नहीं है। उसका ईगो चकनाचूर हो जाता है। मेरी वान फैमिली लगभग क्लास है और हमारे पास अरबों के एसेट्स हैं। तो तू कभी इसके लायक था ही नहीं। वो चिल्लाती है, डिवोर्स? मुझे समझ नहीं आ रहा दादाजी क्या सोच रहे थे जो मेरी शादी तुम जैसे लूजर से करा दी। ईचन ने शांति से जवाब दिया, कल सुबह सिविल अफेयर्स ब्यूरो। वो रुकी, कल नहीं, मेरी दादी का 80वां बर्थडे है। अब मुझे इस बारे में अपनी फैमिली से डिस्कस करना होगा। ईचन बोला, तो मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगा। वो बाहर चला गया। जोरों की बारिश होने लगी। उसका फोन फिर से बजा। गास्टर गाड़ी कोने पर वेट कर रही है। वो मुड़ा, काली रोल्स रॉयस का काफिला चुपचाप बारिश में खड़ा था। ब्लैक सूट वाले बॉडीगार्ड्स एक साथ झुके। यंग मास्टर, एक गार्ड ने छाता ऑफर किया। जरूरत नहीं है, ईचेन धीरे से बोला। बारिश से मेरा दिमाग क्लियर होने में हेल्प मिलती है। कि उसी पल एक और बॉडीगार्ड आगे आया और उसने धीरे से ईचेन के कंधों पर एक महंगा कोट डाल दिया। जैसे ही कोट उसके ऊपर आया, उसका पूरा ऑरा ही बदल गया। उसकी प्रेजेंस एकदम हैवी हो गई। एक दो ऑपरेसिव, साफ तौर पर डोमिनेंट। अपनी डीप और कमांडिंग आवाज में वो बस एक ऑर्डर देता है, चलो चले। जैसे ही कॉन्वॉय आगे बढ़ने लगता है, पास खड़े लोग एकदम स्टैंड रह जाते हैं। अब भीड़ से आवाजें आने लगती हैं, रोल्स रॉयस। क्या वो सब रोल्स रॉयस हैं? यहाँ क्या चल रहा है? ऊपर अपार्टमेंट की खिड़की से जियाओ शोर सुनती है और नीचे देखने के लिए झुकती है। वो कंफ्यूजन में अपनी भौहें सिकोड़ती है। इतनी सारी रोल्स रॉयस यहाँ से क्यों जा रही हैं? क्या कोई इंपॉर्टेंट इंसान आया था? तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट इंसान वही आदमी है जिसे उसने अभी अपने घर से बाहर निकाला है। उसी टाइम हमें ई चेन की फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो दुनिया को सिर्फ रॉथचाइल्ड्स, ड्यूपॉन्ट्स और मॉर्गन्स जैसी मिस्टीरियस फैमिलीज के बारे में पता है, पर असल में सबसे मिस्टीरियस फैमिली उसी की है। एक ऐसी फैमिली जिसके एसेट्स तो बिलियन से भी ज्यादा हैं, फिर भी वो एकदम सीक्रेसी में रहते हैं। तुम्हें उनका नाम किसी भी अमीर लोगों की रैंकिंग लिस्ट में नहीं मिलेगा। इस सीन बदलते ही इचेन एक हेलीकॉप्टर के पास पहुंचता है। एक बॉडीगार्ड रिस्पेक्ट के साथ इशारा करता है, सर इस तरफ। यहाँ हमें पता चलता है कि ये फैमिली अपने वारिसों को कैसे ट्रेन करती है। कि 3 साल की उम्र से ही नेक्स्ट जेनरेशन कैंडिडेट्स को स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग और ट्रायल्स से गुजरना पड़ता है। 5 साल के होते होते वो मार्शल आर्ट्स, पियानो और फॉरेन लैंग्वेजेस एक साथ सीखते हैं। 18 की उम्र तक उन्होंने पहले ही एक 4 साल का अमेरिकन यूनिवर्सिटी बिजनेस करिकुलम पूरा कर लिया होता है।
पर सिर्फ एकेडमिक्स काफ़ी नहीं है। कैरेक्टर बनाने के लिए फैमिली के एल्डर्स स्पेशल ट्रायल्स असाइन करते हैं। इससे ईचेन को कुछ याद आता है। 3 साल पहले फैमिली एस्टेट के अंदर उसके दादाजी ने उसे ऑर्डर दिया था। ईचेन, मैं तुम्हारी शादी वांग फैमिली में फिक्स कर रहा हूं, जो यानझो की एक सेकंड क्लास फैमिली है। एक कॉमन मैन की तरह रहोगे, तो तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करोगे और तुम इस टेस्ट को सक्सेसफुली पूरा करोगे। और उस वक्त ईचेन ने शांति से जवाब दिया था, दादाजी मैं समझ गया। प्रेजेंट में वापस आते हुए हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हुए ईचेन खुद से सोचता है, उस टाइम मैंने ये ट्रायल अपनी मर्जी से एक्सेप्ट किया था और अब ये फाइनली खत्म हो गया है। थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर एक पैलेस जैसे मेंशन के सामने लैंड करता है। गार्ड्स ने झुककर रिस्पेक्ट दी, वेलकम बैक, और बस ऐसे ही ईचेन अपने असली घर और अपनी असली आइडेंटिटी में वापस आ जाता है। उस मेंशन को देखते हुए वो खुद से बुदबुदाया, ईचेन वापस आ गया हूं। तो सीन अगले दिन सुबह के 10 बजे युंजो शिशान विला एरिया पर शिफ्ट होता है। वांग फैमिली की ओल्ड मैडम का बर्थडे सेलिब्रेशन एकदम फुल स्विंग में है। बर्थडे दादी, आप 200 साल तक जियो। अचानक भीड़ में से कोई जियायु से पूछता है, क्या वो लूजर यीचियान नहीं आया? जियायु जवाब देने से पहले थोड़ा हिचकिचाया, वो शायद काम पर गया होगा। वांग शियाओजी और वांग वेइयन जोर जोर से हंसने लगे। फूड डिलीवरी करना, वांग शियाओजी ने गुस्से में मुंह बनाया, वो हमारी वांग फैमिली के नाम पर एक धब्बा है। एक बार वो मेरे एक बिजनेस पार्टनर से टकरा गया था। मेरी तो अपने दोस्तों को ये बताने की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो हमारा रिलेटिव है। और ये सुनकर मैडम वांग गुस्से में एकदम फट पड़ी, उसे यहां बुलाओ अभी के अभी। उस लड़के में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। वे जियाया के मुंह से अचानक निकल गया, वो दादी, वो आज इसलिए नहीं आया क्योंकि हम डिवोर्स ले रहे हैं। ओल्ड मैडम वहीं फ्रीज हो जाती हैं। डिवोर्स? तुम्हें डिवोर्स की परमिशन किसने दी? क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी शादी तुम्हारे लेट दादाजी ने अरेंज की थी? जियायु तुरंत एक्टिंग शुरू कर देती है, तो वो रोते हुए अपने घुटनों के बल गिर जाती है। दादाजी, मैं दादाजी की आखिरी विश के खिलाफ जाने की कभी हिम्मत नहीं करती। पापा इकियान ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। उसका बाहर किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा है। मन ही मन वो सोचती है, उन्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए कि चीटिंग पहले मैंने की थी। तो अगर वो मुझे छोड़ना चाहता है तो गेम फ्लिप करना ही बेटर है। ये सुनकर ओल्ड मैडम और भी ज्यादा एंग्री हो जाती हैं। हमने उसे 3 साल तक रहने के लिए मेंशन दिया, अचलाने के लिए लग्जरी कार्स दी, क्यों? और फिर वो तुम्हारे लिए लॉयल नहीं रह सका। इसी मोमेंट पर वांग सियाओजी बीच में टोकता है, गलत मत समझना, पर तुम्हारे बड़े भाई को ये कहना पड़ेगा कि इसमें थोड़ी गलती तुम्हारी भी है 3 साल की शादी, फिर भी तुमने उसे कभी खुद को टच तक नहीं करने दिया है। कोई हैरानी नहीं कि वो दूसरी औरत ढूंढने निकल गया। क्या फिर तुमने प्योरिटी बचा रही थी ताकि बाद में उसे डिवोर्स देकर किसी अमीर आदमी से शादी कर सको? उस इडियट ने शायद ये रियलाइज भी नहीं किया होगा। शांत होने के बजाय ओल्ड मैडम का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। जियाओ ने जो भी किया, ये चेन को किसी औरत को लुक फॉर करने का कोई राइट नहीं था। इमीडिएटली इधर ले आओ, आज मैं उसे वांग फैमिली की जस्टिस कैसी दिखती है बताऊंगी। डर के मारे जियायुन बार बार हाँ फेंकते हुए इकेन का नंबर डायल करती है। कॉल कनेक्ट हो जाता है। दूसरी साइड से इकेन कूलली पूछता है, क्या बात है? जियायुन एरोगेंटली जवाब देती है, गदादी चाहती है कि तुम इधर आओ। इकेन इंस्टेंटली जवाब देता है, क्यों मैं ही आऊंगा। एक क्लिक, कॉल कट जाता है। जियायुन वहां खड़ी है, गुस्से से कांपते हुए। वो मेरे ऊपर हैंग अप करने की हिम्मत कैसे कर गया? उसने रिपोर्ट किया, वो नहीं आ रहा। ओल्ड मैडम पूरी तरह से पागल हो जाती है। लाइव इन जमेता की स्टेटस तो कुत्ते के बराबर भी नहीं है, और वो टेंट्रम फेंकने की हिम्मत करता है। चलो उसे फोर्स से मेरे पास ले आओ। शियाओजिया उत्साहित होकर ग्रिंस करता है। फिर से ये चैन को हराने का परफेक्ट मौका है, वो सोचता है और निकलता था। शियाओजी जब निकल जाता है, ओल्ड मैडम सबको एड्रेसेज करती है, मैंने आज सबको जल्दी कॉल किया एक वजह से। कल हुआशिंग ग्रुप ने नया चेयरमैन अपॉइंट किया। कोई नहीं जानता वो कौन है या कहां से आया। हम अभी 70 मिलियन फाइनेंसिंग डील नेगोशिएट कर रहे हैं, पर कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन नहीं हुआ है। कि तो तुम सबको पता है कि डिंग किंग रियल एस्टेट हमेशा हुआशिंग ग्रुप के साथ कोलैबोरेट करता रहा है, इसलिए नए चेयरमैन के साथ अच्छा रिलेशन बनाना वोंग फैमिली के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सीन कहीं और शिफ्ट हो जाता है। ये चेन चुपचाप खड़ा रहता है। एक बॉडीगार्ड हैरान होकर उससे पूछता है, यंग मास्टर, तू अभी भी कुरियर कपड़े क्यों पहन रहा है?
ये सुनकर ई चेन शांत और स्थिर टोन में जवाब देता है, आज मेरा कुरियर कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन है, तो मैं जो शुरू किया था उसे पूरा करना चाहता हूँ। वह खुद से सोचता है, तो अपनी आइडेंटिटी खोलने का टाइम नहीं है। अंधेरे में रहकर दुश्मन को साफ देखना आसान हो जाता है। उसका फोन अचानक बजने लगता है। उसी समय हम देखते हैं वांग शियाओजिया अपनी कार में बैठा ई चेन को कॉल कर रहा है। हेलो ई चेन, मैं हूं वांग शियाओजिया। हाँ, चल बात करते हैं। तो ई चेन बिना डरे पूरी तरह कूल होकर जवाब देता है, मैं लियुआन रेजिडेंशियल कम्युनिटी में फूड डिलीवर कर रहा हूं। वांग शियाओजिया ठंडी हंसी निकालता है, मैं अभी तुरंत वहां आ रहा हूं। मेरे लिए इंतजार कर। थोड़ी देर बाद शियाओजिया फुल स्पीड से ड्राइव करके आ जाता है। वह यीकेन के ठीक सामने ब्रेक्स जोर से मारता है। कार की विंडो नीचे करके वह घमंड से कहता है, कार में चढ़ जा, दादी तुम्हें मिलना चाहती है यार। यीक्यान तुरंत बिना हिचकिचाए जवाब दे देता है, भले ही तुम्हारी वांग जियाल को बैक करे, फिर भी बेकार है। तब मैं चाहे जो भी हो ये तलाक ले रहा हूं। जैसे जैसे ही उसने ये सुना, वांग शियाओजिया फट पड़ा। तुम पागल हो क्या? मेरी दादी तुम्हें बैक कर रही है, वो तुम्हें फैमिली जस्टिस देना चाहती है। क्या शांति से पूछता है, फैमिली जस्टिस किस आधार पर? वो सवाल शियाओजिया को और भी गुस्सा दिला देता है। वो यीकियान की ओर इशारा करके चिल्लाता है, किस आधार पर? तुमने बाहर कोई औरत ढूंढ ली, जो भी वांग जियाओ अभी भी वांग परिवार का मेंबर है। तुमने वांग फैमिली को ठेस पहुंचाई, तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। इसे सुनकर ये चेन धीरे धीरे अपना हेलमेट उतारता है और सच्ची हैरानी से पूछता है, कोई और औरत पाई क्या? वांग जियाओ ने ये कहा। अगले ही सेकंड में और नहीं रोक पाया, वह जोर से हंसी फूट पड़ता है। शियाओजी स्नैप कर गया, तुम किस चीज पर हंस रहे हो? अचानक ईकेन का एक्सप्रेशन पूरी तरह से गंभीर हो जाता है। अंदर गुस्सा धड़के मारता है, या वांग जियाओ, यहां तक कि बुलिंग की भी हद होती है। वो बेइज्जत औरत बहुत आगे निकल गई है। जैसे ही ईकेन की औरा बदलती है, डर की एक झलक शियाओजी के दिल में घुस आती है। क्या चल रहा है? उसके एक्सप्रेशन ने अचानक इतना डरावना क्यों हो गया, जैसे कोई सीनियर सबको नीचे देख रहा हो। लेकिन शियाओजी जल्दी ही खुद को भरोसा दिलाता है, नहीं यार, मैं तो बस इमेजिन कर रहा हूं। ये बेकार ट्रैश कैसे ऐसी औरा रख सकता है? अपनी घमंड वापस पाकर वो ठंडे ढंग से ऑर्डर देता है, कार में चढ़, होटल के एंट्रेंस पर घुटने टेक, जन्मदिन की बैंक्वेट खत्म होने के बाद अपनी सजा स्वीकार कर, फिर दादी की डिवोर्स के बारे में इंस्ट्रक्शन सुन। शियाओजी की बकवास सुनकर इकेन सीधे ही रिजेक्ट कर देता है, मैंने पहले ही कहा था मैं नहीं जाऊंगा। शियाओजी गाड़ी का दरवाजा खोलता है और गुस्से में बाहर निकलता है, लगता है तेरी स्किन फिर से खुजली कर रही है। वो आगे बढ़ता है मुट्ठी उठाते हुए, मैं तुझे मारूंगा। उसके हाथ नीचे गिरने से पहले इकेन घुमा और एक जबरदस्त किक सीधे उसके चेहरे पर मारता है। शियाओजी दर्द में चिल्लाते हुए पीछे लुढ़क गया, तू बेकार, कैसे हिम्मत की वापस लड़ने की? चिल्लाते हुए उसने जेब से चाकू निकाला और गरजता रहा, मैं दादी के लिए फैमिली जस्टिस एग्जीक्यूट करूंगा, मैं तुझे पूरी तरह कटके मार दूंगा। वो आगे झपटता है बेतहाशा स्लैश करते हुए, स्विस स्विस, पर ये चेन आसानी से हर अटैक डॉज कर देता है। एक सटीक स्ट्राइक से उसने शियाओजी की कलाई पे कर मार मारी, चाकू जमीन पर गिर गया। तुरंत बाद इकिन पंचेस बरसाता है, शियाओजिया का चेहरा बेरहमी से ध्वस्त कर देता है। कुछ ही सेकंड में शियाओजिया जमीन पर गिर पड़ता है, दर्द में चिल्लाते हुए। तो उसकी ओर नीचे देखते हुए इकिन ठंडी चेतावनी देता है, वापस जाकर वांग फैमिली को बता दे, मैं अब उनका डॉग नहीं रहा। और जब वे बुलाएं तो मैं नहीं आऊंगा, और जब वे हाथ हिलाएं तो मैं नहीं जाऊंगा, सिवाय जब मैं खुद चुनूं। ये कोई भी मुझे ऑर्डर नहीं कर सकता। जमीन पर लेटे हुए शियाओजिया गुस्से में गरजता है, कत्तुतुसन इन लॉ में रहता है। अब इंतजार कर, सीन शिफ्ट होता है। हम वानुआ होटल देखते हैं। ओल्ड मैडम वांग इंतजार कर रही है, शियाओजिया जल्दी ही आ रही है। उसे देख के वो खुशी से मुस्कुरा देती है। शियाओजिया हमेशा की तरह एकदम एफिशिएंट है। पर अगला ही पल शियाओजिया कार से लटके हुए बाहर निकली, रोते रोते। वो दादी ने उस सूजा हुआ चेहरा देखकर ओल्ड मैडम हैरान हो गई, प्यारे पोते, इसे किसने किया तुझको? क्यों, कौन हिम्मत करके तुझे हिट किया? शियाओजी रोते रोते शिकायत करती है, यह दांगजी वांग जियाओ का बेकार पति था, तो उसने मुझे मार डाला। ये सुन के वांग जिचांग, शियाओजी के पापा, गुस्से में लाल हो गया, वो बेकार चीज ने तुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की, मैं चाहता हूं वो मर जाए। शियाओजी जल्दी जल्दी जोड़ती है, पुलिस को बुलाओ। ओल्ड मैडम तुरंत मना कर देती है, ये नहीं, ये एक फैमिली मामला है, चिंता मत कर, मैं देखूंगी कि उसे उसकी सजा मिल जाए।
तो अगर हम पुलिस बुलाएंगे तो ये शर्मनाक मामला आसानी से फैल जाएगा। फिर वो वांग जिचांग की तरफ ठंडे आज में आदेश देती है। मुजीचांग, मुझे पता है तुझ के अंडरवर्ल्ड में कुछ फ्रेंड्स हैं। उस एनिमल को कड़ी लेसन सिखा दो और उसे मेरे पास वापस ला दो। तो जिचेंग ने तुरंत सिर हिलाया। आधे घंटे बाद सीन दूसरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो जाता है। ईकिन शांति से चल रहा था, तभी दो बड़े गैंट्स ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। सही, हमारे साथ चल। ईकिन ने तुरंत समझ लिया। वांग फैमिली ने फिर से तुम्हें भेजा है ना? आज मेरा फूड डिलीवरी वाला आखिरी दिन है। मैं कहीं नहीं जा रहा। एक गैंट गुस्से में ताना मारते हुए कहता है, टोस्ट नहीं लेगा, बस पेनल्टी पी लेगा। पहले उसके हाथ तोड़ दे, फिर बात करेंगे। दोनों ही चेन की ओर चार्ज कर देते हैं। अगले ही पल बस चिल्लाहटें पूरे इलाके में गूंजने लगती हैं। अरे, उन्हें मारने के बाद ये चेन अपना डिलीवरी बैग चेक करता है और राहत की सांस लेता है। सौभाग्य से फूड में कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी बीच एक गैंट हिम्मत जुटाकर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है। पीछे मुड़े बिना ये चेन ने एक पावरफुल बैकहैंड पंच मार दिया। गैंट हवा में उड़ते हुए जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है, पूरी तरह नॉकआउट हो जाता है। ईकिन फिर से अपना बैग चेक करता है और सिर हिलाता है। टेकआउट बिल्कुल ठीक है। वह अपनी स्कूटर पर बैठकर अगले डेस्टिनेशन की ओर शांति से बड़बड़ाते हुए निकल पड़ता है। बस एक आखिरी ऑर्डर बचा है। उसके बाद सीन वाना होटल की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहां वांग फैमिली की धूमधाम वाली पार्टी पूरी धुन में है। उस समय वांग जिचांग पूरी तरह घबराए हुए अपनी मां के पास दौड़ता है और कहता है, अम्मा, जो प्रोफेशनल गुन्स मैं हायर किए थे वो सब ईचेन से नॉक्स हो गए। ये सुनते ही बुजुर्ग मैडम वांग तुरंत शॉक्ड हो जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा झिलमिलाता है, जैसे वो ठंडे तौर पर पूछती है, सच में अब कोई नहीं बचा इस जानवर को हैंडल कर सके? जैसे ही ये शब्द उसके लबों से निकलते हैं तो पास खड़े मेहमान स्तब्ध हो जाते हैं। वे आपस में फुसाने लगते हैं, माय गॉड्स, तो मैं सच में इससे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। क्या वो बेकार लिव इन जमेना वाकई में मार्शल आर्टिस्ट हो सकता है? इसी पास खड़ा एक बुजुर्ग आदमी सम्मानपूर्वक बोल पड़ता है, गोल्ड मैडम, मिस्टर मकुआन, यांझो 1-to-1 डिलीवरी के जनरल एजेंट आपके हैप्पी बर्थडे की बधाई देने आए हैं। यह नाम सुनते ही जिचांग तुरंत अपनी मां की ओर मुड़कर कहता है, क्या वो यीचेन का बॉस नहीं है? मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मकुआन 1-to-1 डिलीवरी के जनरल एजेंट एक महंगी वाइन की बोतल हाथ में लेके अंदर आते हैं। तो वो शालीनता से आगे बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, कॉल्ड मैडम वांग, सुना है आपको ड्रिंक करना पसंद है। ये 1990 रोमानिक अंटी है, खास तौर पे आपके लिए तैयार किया गया है। हैप्पी बर्थडे। मैं आपको लंबा और हेल्दी लाइफ की कामना करता हूँ। ओल्ड मैडम वांग तोहफा ले लेती हैं, लेकिन उनका एक्सप्रेशन फिर भी उदास रहता है। धीमी आवाज में वो कहती हैं, थैंक्स प्रेसिडेंट माँ। उनकी मूड देखकर माँ कुआन थोड़ा कंसर्न्ड होकर पूछते हैं, ओल्ड मैडम वांग, क्या बात है? आप थोड़ा अपसेट हैं। ओल्ड मैडम गहरी सांस लेकर जवाब देती हैं, बॉस माँ, मैं आपके सामने खुद को एम्बारासिंग होने से डरती नहीं हूँ, लेकिन हमारा वांग फैमिली अभी एक बहुत ही सीरियस फैमिली प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। जारी रखने से पहले जिचेंग बीच में बोलते हुए कहता है, क्या आप ई चेन को याद करती हैं? मेरे छोटे भाई के फैमिली का लिव इन जमेना। यह सुनते ही माँ कुआन थोड़ा सरप्राइज्ड होकर तुरंत पूछते हैं, क्या आप कह रही हैं कि लिव इन जमेना न सिर्फ धोखा दिया, बल्कि आपके यंग मास्टर को भी इंजर्ड कर दिया? अंदर मकवान अपने आप से सोच रहा है, वो गंदा कैसे वांग फैमिली को उकसाने की हिम्मत कर गया। पछतावे वाले लहजे में वो कहता है, अफसोस की बात है, यांझो में मेरे पास ज्यादा कनेक्शन नहीं है, वरना मैं खुद जाकर उस कृतघ्न बस्टर्ड को सबक सिखा देता। जैसे ही वो ये कहता है, जिचांग जल्दी से जवाब देता है, नहीं नहीं बॉस माँ, आप बहुत ही नम्र हैं, आप वाकई इस मामले में हमारी मदद कर सकते हैं। और फिर वह थोड़ा आगे झुके और कहता है, वो बस्टर्ड आपका कर्मचारी है, वो 1-to-1 डिलीवरी में काम करता है। तो ये सुनकर मकवान पूरी तरह से हैरान रह गया। ई चेन 1-to-1 डिलीवरी का कर्मचारी है। सच्चाई पक्की होते ही उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वासी मुस्कान आ जाती है। प्रेसिडेंट वांग, ये मामला मुझे सौंप दो। मकवान अपना फोन निकालकर कॉल करता है, लिटिल काई, इस कर्मचारी का आईडी और उसकी मौजूदा लोकेशन चेक करो। एक दुष्ट मुस्कान के साथ एक और ऑर्डर देता है, और ठीक है, उसे तुरंत एक ऑर्डर असाइन करो। वानहाओ ग्रैंड होटल। 15 मिनट बाद हम देखते हैं कि ये चेन होटल के बाहर पहुंच रहा है। वह कहता है, सर, आपका फूड डिलीवरी आ गया है। मैं वानहा होटल के एंट्रेंस पे खड़ा हूं।
और दूसरी तरफ से माकवान ठंडे अंदाज में जवाब देता है, अंदर ले आओ। होटल को देखकर ई चेन को शक हो जाता है। वो उसके सोचता है, वानहा ग्रैंड होटल, ये यूंजू का टॉप बर्थडे बैंकेट होटल है, पूरी वांग फैमिली यहाँ ही होगी। फिर वो फोन पर शालीनता से जवाब देता है, होटल की पॉलिसी के हिसाब से डिलीवरी ड्राइवरों को अंदर आने की इजाजत नहीं है, क्या बाहर आकर इसे ले लो। मा कुन, जो पुरानी मैडम वांग के बगल में खड़ा है, शांति से जवाब देता है, ठीक है, एंट्रेंस पर इंतजार करो। वो फोन काट देता है। उसी वक्त बाहर खड़े ई चेन को अचानक कई कदमों की आवाज आती हुई सुनाई देती है, तो वो तुरंत समझ जाता है ये तो ट्रैप है। माँ थोड़ी देर बाद कुन, पुरानी मैडम वांग और पूरी वांग फैमिली साथ साथ बाहर निकलते हैं। तो माँ कुन इज्जत से पुरानी मैडम वांग को आगे ले जाता है। पुरानी मैडम वांग यहां से। तो फिर माँ कुन सीधे ही चैन के पास जाता है, घमंड से उसे नीचे देखता है और आदेश देता है, ओना यूनिफॉर्म और वर्क बैज उतार दो। अभी एक उलझे हुए ई चेन ने पूछा। क्या मतलब? उसकी उलझन का मजाक उड़ाते हुए शियाओजी ने जोर से हंसी फूट दी। बेवकूफ, क्या तुम्हें पता है ये कौन है? ये तुम्हारा टॉप बॉस है, माँ क्वीन, 1-to-1 डिलीवरी का जनरल एजेंट। तो माँ क्वीन फिर ठंडे अंदाज में धमकी देता है, अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मैं मैनेजर को अभी तुम्हें कॉल करवाने के लिए कह सकता हूं। उसी सटीक पल में ये चेन का फोन बजता है और वो जवाब देता है और मैनेजर किनारे से चिल्लाता है, तुमने प्रेसिडेंट माँ को कैसे अपमानित किया? तुम्हें तो पहले ही निकाल दिया गया है। यह सुनते ही ये चेन का गुस्सा और निराशा एक साथ फट पड़ते हैं। उसके दिमाग में वह सोचता है, अब मैं अपनी डिलीवरी करियर को शांति से खत्म करना चाहता था, लेकिन इस बेस्टर्ड ने सब बर्बाद कर दिया। फिर माकुइन चिल्लाता है, जल्दी करो, अपना कपड़ा उतार दो, तुम्हें निकाल दिया गया, नंगा हो जाओ, कुछ उतार दो। गुस्से में ये चेन अपनी जैकेट उतार देता है। इसे देखते ही श्याओ जिए जोर से हंसते हुए वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, तुम बिल्कुल कुत्ते जैसे लग रहे हो। तो फिर जिचेंग आगे बढ़कर उसकी मजाक उड़ाता है, कचरा, अब तेरी सारी घमंड कहाँ गई? तो तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की है ना? सबको अनदेखा करते हुए इकियान शांति से कहता है, बॉस माँ, मैंने सुना है कि आपका एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट 10-1 डिलीवरी के साथ इस साल खत्म हो रहा है। और यह सुनते ही माँ कौन चकित और गुस्से से भर जाता है, लेकिन कैसे जानता है? लेकिन सतह पर वो अपना एटीट्यूड रखता है और कहता है, इसका तुमसे क्या लेना देना? फिर ये चेन कहता है, तुम्हें राजधानी जाकर रिन्यूअल पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, तुम अब एजेंट नहीं रहोगे। ये सुनते ही माकुइन गुस्से में फट पड़ता है, तो तुम खुद को क्या समझते हो? तो तुम कहते हो मैं एजेंट नहीं बन सकता, और फिर अचानक मैं नहीं रहा। क्या तुम्हें पता है कि 10-1 डिलीवरी के सीईओ के साथ मेरा रिश्ता कितना टाइट है? उसी पल पुरानी मैडम वांग गुस्से में चिल्लाते हुए हस्तक्षेप करती हैं, घुटनों के बल झुको। वो सभी मेहमानों के सामने ऐलान करती है, आज सबके सामने मैं तुम्हारे ऊपर फैमिली जस्टिस लागू करूंगा। पहले तुमने जियाओ को धोखा दिया और उसे नुकसान पहुंचाया, तो फिर तुम मेरे पोते को चोट पहुंचाई। लेकिन ये चुन ने तुरंत इनकार कर दिया और ठंडे ढंग से जवाब दिया, पुरानी चीज सपने देखती रहो, तो मैं क्यों घुटनों के बल झुकूं? उसकी हठीली हरकत देखकर पुरानी मैडम वोंग उसे अतीत की याद दिलाती हैं। जब 3 साल पहले तुम वोंग परिवार में शादी करके आए, तुमने खुद ही एक वादा किया था। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या वो वादा अभी भी वैध है? अगर तुम कभी वोंग परिवार को नुकसान पहुंचाओगे, तो तुम्हें वोंग परिवार की जस्टिस स्वीकार करनी पड़ेगी। बिना डर के ये चेन अपनी छाती सीधी करके कहता है, मेरे द्वारा बोले हर शब्द ये चेन स्वाभाविक रूप से मायने रखता है। जैसे ही वो यह सुनती है, पुरानी मैडम वांग तुरंत आदेश देती हैं, हे वांग परिवार का संयुक्त रूलर लाओ। असमझा। अजियांग तुरंत जवाब देता है, एक चमकदार गोल्डन ड्रैगन रूलर लाया जाता है। समझाया जाता है कि इस हथियार से चेहरे पर एक ही वार से 3 दिन तक तीव्र दर्द रहता है और कुछ वारों से चेहरा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। गुस्से से भरकर पुरानी मैडम वांग आदेश देती हैं, उसे 20 बार मारो। रूलर पकड़ते हुए जिचेंग जवाब देता है, हाँ। वांग जीवेन, जिया याओ के पापा, आगे बढ़े और बोले, माँ, ये मेरी गलती थी, तो मैं अपने जमे को ठीक से अनुशासन नहीं दे सका। कृपया मुझे खुद ही उसे सबक सिखाने दो। उसी पल जाया दौड़ती हुई आई, अपने पिता के हाथ से रूलर छीन ली और बोली, मुझे ही कर ले, वो मेरा पति है, मुझे ही उसे मारना है। माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया। जिया याओ गुस्से से जलती हुई हाथ में जुड़ी हुई ड्रैगन रूलर कसकर पकड़ी, स्पष्ट रूप से ई चेन को सिखाने की मनसा रखती थी। पर इस दृश्य को देखते ही ई चेन का मूड पूरी तरह से अलग दिख रहा था। तो उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी, जबकि वह सीधे जिया याओ की दिखावटी बातों पर हमला कर रहा था।
मजाकिया अंदाज में उसने कहा, पहले तुम धोखा दिया, फिर तुमने मुझे धोखा देने का झूठा केस बनाया। क्या वो सब नहीं काफी था? अब तुम मुझे चेहरे पर थप्पड़ मारने की भी चाह रखती हो। वह यहीं नहीं रुका, बल्कि उसने अपना व्यंग्य एक और लेवल तक ले गया। तो कड़वे स्वर में उसने कहा, वाह क्या बढ़िया पत्नी है। मैं सच में एक बेहतरीन पत्नी से शादी कर बैठा हूं, ऐसी दुर्लभ जो सदी सदी में सिर्फ एक बार ही मिलती है। यह कठोर सच्चाई सुनकर जिया याओ का गुस्सा और भड़क गया। वह गुस्से में अपना चेहरा मोड़ लेती है, लेकिन अगले ही पर अपनी अहंकार को तृप्त करने और सभी के सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए वह जोर से घोषणा करती है, अब वो मेरा पति है और गई भी उसे मारने वाला है, तो वो हक सिर्फ मेरा ही है। जबकि वो अपने काम को जस्टिफाई कर रही है, वो खुद से सोचती है, आखिरकार ये चेन मेरा ही है, तो मैं कैसे दूसरों को उसे मारने दूं? अगर कोई और मारता है तो वो असल में मेरे चेहरे पर ही थप्पड़ मारने जैसा होगा। जैसे ही जिया याओ खुद को समझाने में लगी, अचानक माहौल बदल गया। अचानक पास में खड़े हुए शाओ जी ने झपट्टा मार दिया। बिना किसी चेतावनी के उसने जोर से जिया याओ के हाथ से ड्रैगन रूलर छीन लिया। अब उसकी गुस्सा पूरी तरह से काबू से बाहर है। गुस्से में लाल होकर वही चेन पर दहाड़ता है, तो कुत्ता बस्टर्ड। जैसे ही हथियार उसके हाथ में आया, शाओ जी का कॉन्फिडेंस आसमान छू गया। वह अपनी पूरी ताकत से इकिन की तरफ धावा बोलता है, उसे धमकी देता है, तो तू कैसे मुझे मार सकता है? आज मैं तेरे चेहरे को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। वह रूलर को हवा में घुमाते हुए इकिन पर हमला करता है, तो पर रूलर के जमीन से टकराने से पहले ही एक मोड़ आता है। बिजली की तरह इकिन हवा में ही उसकी कलाई पकड़ लेता है। शाओ जी को अभी समझ भी ना आए या रिएक्ट करने से पहले इकिन काउंटर अटैक मारता था। एक जोरदार थप्पड़ सीधे शाओ जी के चेहरे पर लगा। थप्पड़ इतना ताकत था कि शाओ जी दर्द में चिल्ला उठा। इस सीन को देखकर सारे मेहमान पूरी तरह से शॉक हो गए। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा कि वांग परिवार का रहने वाला दांत वाकई वांग परिवार के अपने पोते को मारने की हिम्मत कर गया। हर जगह फुसफुसाहटें गूंजने लगी। अभी क्या हुआ? अपना पोता मारते देख बूढ़ी मैडम वांग का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। वो चिल्लाती है, क्या तुम्हें पता भी है यहाँ कितने ब्यूरो चीफ और डायरेक्टर मौजूद हैं? वो तुम्हें तुरंत गिरफ्तार करके जेल में फेंक सकते हैं। ऐसे बड़े खतरे के बावजूद ये चेन पूरी तरह से रिलैक्स रहता है। शांत रहकर वो जवाब देता है, मुझे लगता है यहाँ के सारे मेहमान ने इसे साफ देखा है। वांग शियाओजी था जिसने पहले मुझे हथियार से अटैक किया। मैं सिर्फ सेल्फ डिफेंस में था। उसी वक्त भीड़ में से एक मेहमान आगे बढ़ता है, जानबूझकर स्थिति को कॉम्प्लिकेट करता हुआ। पर तुम अभी अभी तो कहा था कि तुम वांग फैमिली की जस्टिस को एक्सेप्ट करने को तैयार हो। अब सजा आ गई है, तुम अचानक बैक आउट कर रहे हो। वही चेन को जज करता है और उससे क्वेश्चन करता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इतना अनरिलायबल होना एक आदमी के लिए फिट है? दूसरे जल्दी ही उसकी बात को इको करते हैं। बिल्कुल सही, वो अपने वर्ड पर खड़ा नहीं रहता। ये सुनकर ये चेन उन्हें इंटरप्ट करके अपनी कंडीशन बताता है, मैं वांग फैमिली की जस्टिस को एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, पर सिर्फ तभी मैंने वाकई कुछ गलत किया हो। तो जैसे ही वो ये सुनती है, बूढ़ी मैडम वांग गुस्से में एक्सप्लोड हो जाती है, तो तुमने जियाओ के बैग में औरतों की तलाश की और तुमने मेरे पोते को मार दिया यार। क्या ये काफी नहीं है? अभी चेन आखिरकार कंट्रोल खो बैठा, तो पूरी डिटर्मिनेशन से उसने सबके सामने सच्चाई खोल दी। पिछले 3 साल से मैं वांग जियाओ को पूरे दिल से लव कर रही हूं, तो मैं कभी भी भटक नहीं हूं। फिर उसने चिल्लाते हुए असली सच्चाई उजागर कर दी, धोखा देने वाला तुम्हारी पोती थी। तो कल ही उसने फेंग चाओ के साथ एक होटल रूम बुक किया, तो अगर चाहो तो तुम रूम रिकॉर्ड देख सकते हो। जैसे से ही वो नाम लिया गया, भीड़ में हंगामा छा गया। ओ, फेंग फैमिली का दूसरा यंग मास्टर। क्यों? कोई और बोला, मैंने बहुत पहले सुना था कि वांग फैमिली जियाओ के अगले मैच के लिए फेंग फैमिली का लड़का ढूंढ रही थी। तो ये सच था? जल्दी ही फैल गई। वांग फैमिली और फेंग फैमिली सच में परफेक्ट मैच हैं। पर जियाओ को पहले तलाक नहीं लेना चाहिए था। शादीशुदा रहते हो धोखा देना सही नहीं है ना? तो कुछ लोग तो मजाकिया ढंग से हंस भी पड़े। लगता है यिनझो की कहा जाने वाली नंबर 1 ब्यूटी उतनी पवित्र नहीं जितनी लीजेंड्स कहते हैं। अपनी रिप्यूटेशन गिरते देख जियाया पैनिक हो गई और तुरंत कवर करने की कोशिश करने लगी कि उसकी बकवास मत सुनो, वह जल्दी से कहती है। तो कमें सिर्फ कल फेंगचाओ से बिजनेस डिस्कस करने के लिए मिली थी, अब वो बेताबी से आगे कहती है, आप सबको पता है कि डिंग डिंग रियल एस्टेट हाल ही में कैपिटल जुटा रहा है, तो मैं युवा मास्टर फेंग से फाइनेंसिंग की बात करने गया था। लेकिन तुरंत जवाब देते हुए ठंडे अंदाज में पूछता है, क्या तुम्हें सिर्फ बिजनेस डिस्कस करने के लिए होटल का कमरा किराए पर लेना पड़ा?
क्या तुम्हें बात करने के लिए बाथरॉब पहनना ही पड़ा? और भीड़ की ओर इशारा करते हुए वह कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ सब बेवकूफ़ हैं? जैसे जैसे माहौल गर्म होता गया, लोग अचानक एंट्री की तरफ चिल्लाने लगे। युवा मास्टर फेंग आ गया है। एक और बैंडू हंस पड़ा, टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट। जैसे ही दुष्ट का जिक्र हुआ, वो यहीं प्रकट हो गया। फेंग चाओ पहुंचता है और पूछता है, इधर क्या चल रहा है?" और जैसे ही जिया उसे देखती है, वो जल्दी जल्दी उसके पास आती है, खुद को दया भरा दिखाते हुए। युवा मास्टर फेंग, हमारा लाइव इन सॉन इन लॉ मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ अफेयर किया था। कल सच फिफ्थ मैं इस बिजनेस डिसीजन के लिए ही आया था। ये सुनते ही फेंग चाओ अंदर से गुस्से से उबलने लगा। ये सॉफ्ट राइस ईटिंग ट्रैश असल में मेरी वांग जियाओ के साथ की समस्या को इतने सारे लोगों के सामने उजागर कर दिया। लेकिन बाहर से वह शांति से खड़ा होकर भीड़ को संबोधित करता है, कृपा करके इस बेकार आदमी की बकवास को मत सुनो। जियाओ और मैं दोनों बेगुनाह हैं, वह आत्मविश्वास से समझाता है। वो सिर्फ कल एक डॉक्यूमेंट देने आई थी। फिर घमंड से भरा होकर वह यकीन की ओर मुड़कर उसे चैलेंज करता है, तो तुम कह रहे हो कि मैंने जियाओ के साथ अफेयर किया था? क्या तुम्हारे पास कोई वीडियो या फोटो सबूत है? फिर भीतर सिंह चाओ खुशी से झूम रहा है। तो सारा सबूत पहले ही डिलीट हो गया है और इचेन ने कल कोई फोटो या रिकॉर्डिंग नहीं ली। अब फिर उसने अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए एक न्यूज़ स्टोरी फर्जी बना ली। वो इस अफवाह को किसी और कारण से फैला रहा है। तो शायद तुम्हें पता नहीं, पर वोंग परिवार का लेव इन दामाद पार्ट टाइम फूड डिलीवरी ड्राइवर के तौर पर काम करता है। तो वो झूठ बोलता ही रहता है। कल मैंने खाना ऑर्डर किया और संयोग से वही डिलीवरी बॉय आया और पता था उसकी एटीट्यूड कितनी टेरिबल होगी। तो उसने मेरा खाना जमीन पर फेंक दिया। इसीलिए मैंने उसे 1 स्टार बुरा रेटिंग दे दी। यही असली वजह है कि वो गुस्से में है। अपने शब्द साबित करने के लिए फोंग चाओ तुरंत मां क्वान की ओर इशारा करता है। बॉस मां, तुआन हुआन डिलीवरी का एजेंट भी यहाँ है। बॉस मां, कृपया कल की उसकी डिलीवरी रिकॉर्ड चेक करो। मां क्वान अपना फोन निकालता है, चेक करता है और कंफर्म करता है। यंग मास्टर फोंग सही कह रहा है, उसको कल 1 स्टार बुरा रेटिंग मिला था। उसकी बहुत ही खराब एटीट्यूड। उसने डिलीवरी को जमीन पर फेंक दिया। इसे सुनकर मेहमान ईचेन को घिनौना नजर से देखते हैं। और क्या गंदा माइंडसेट है। बिल्कुल नीचे वाले लोग सब सीवर रैट्स जैसे होते हैं। तो ये सिर्फ बुरी रेटिंग का रिवेंज था। कितनी लो क्लास है यार। सब कुछ सुनते हुए ये चेन सीधे जियाओ की ओर देखकर पूछता है, तो मैंने वो डिलीवरी जमीन पर क्यों फेंकी? तो तुम मेरी हेल्प करके इसे एक्सप्लेन नहीं करोगे? लेकिन जियाओ तुरंत ही दोष उस पर डाल देता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम हार्ड वर्किंग नहीं हो। तुम्हारी टॉलरेंस बहुत वीक है। इसे सुनते ही लेकिन जोर से हंसी फूट पड़ता है। हार्ड वर्किंग नहीं। अवीस अंदर से उसे कड़वा लग रहा है। ऐसी स्वार्थी औरत से मैं अभी भी क्या एक्सपेक्टेशन रखता हूं? फिर वह गंभीर होकर सबसे पूछता है, तो तुम कह रहे हो कि मैं बाहर की औरतों को ढूंढता हूं? क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? पुरानी मैडम वांग जियाओ की ओर तेज नजर से देखती है। ये डर के मारे जियाओ इनकार में सिर हिलाती है। तो कोई एविडेंस ना होने से पुरानी मैडम वांग टॉपिक बदल देती है। ठीक है, चूंकि कोई प्रूफ नहीं है, हम यहीं इस मसले को खत्म कर देते हैं। लेकिन तुम मेरे ग्रैंडसन को मार रहे हो, यह इतना आसानी से नहीं खत्म होगा। ईकेन शांति से जवाब देता है, उसने लियोन रेजिडेंशियल कम्युनिटी के एंट्रेंस में मुझे चाकू से अटैक किया। वहां कैमरा है और सिक्योरिटी गवाही दे सकती है। तो मैं बस कानून के दायरे में खुद की डिफेंस कर रहा था। फिर वह सीधे उसे चैलेंज करता है, अगर तुम इसे आगे ले जाना चाहो तो चलो पुलिस को बुलाते हैं। तो अगर मैं अंदर जाऊं तो मैं गारंटी देता हूं कि वह भी एस्केप नहीं करेगा। ये सुनते ही पुरानी मैडम वांग गुस्से से कांप उठी। तो वांग परिवार का खाना 3 साल खा खा के तू अब काफी काबिल हो गया। वो तिरछी हंसी के साथ कहती है, अब मेरे पोते को मारने के बाद अगला कदम मुझे मारना है क्या? ये चेन शांति से जवाब देता है, तब पुरानी मैडम वांग, मैं हमेशा से आपको इज्जत देता आया हूं। मैं वादा करता हूं, जब तक वांग सियाओजिया मुझे भविष्य में उकसाएगा नहीं, मैं उसे नहीं छूंगा। फिर वो अपनी आखिरी मांग रखता है, अब मेरी सिर्फ एक ही मांग है। मैं आशा करता हूं कि आप वांग जियाओ और मुझे तलाक की इजाजत दें। डिवोर्स शब्द सुनते ही एतला कर पुरानी मैडम वांग गुस्से में तिरछी हंसी उड़ाती है। अच्छा, बहुत अच्छा, वो जोर से घोषणा करती है। यहां सबको पता है कि 3 साल पहले वांग परिवार ने इस लिव इन जामाई को स्वीकार कर लिया था। यह शादी वंगत पति ने तय की थी, वह आगे कहती है। हालांकि जियाया पिछले 3 साल से खुश नहीं थी। उसके माता पिता ने मुझसे कई बार तलाक की मांग की।
मैं हर बार मना कर दिया ताकि बड़ों की आखिरी इच्छा पूरी हो सके। मेहमान आपस में फुसफुसाते हैं। तब फिर वह गर्व से घोषणा करती है कि मेरी पोती वांग जियाओ यिंझो की नंबर 1 खूबसूरती के रूप में जानी जाती है। और किसके लायक कौन है, इसकी मुझे कोई व्याख्या नहीं चाहिए। अंत में वो अपना फैसला घोषित करती है। आज इकिन ने मेरे पोते को मारा और मेरी पोती और फेंग परिवार के एक दोस्त को बदनाम किया, तो मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब अपने दिवंगत पति की आखिरी इच्छा का सम्मान नहीं करूंगी। वह चिल्लाती है। लेकिन वांग परिवार का जामाई नहीं रहेगा। उसे तुरंत वांग परिवार से निकाल दिया जाता है। जैसे ही यह कहा जाता है, जिक्यांग वेटरों को आदेश देता है, असब को ड्रिंक्स सर्व करो, और माहौल तुरंत बदल जाता है। वाइन सर्व हो रहा है और जैसा कि उम्मीद थी, मेहमान वांग परिवार को जोश से बधाई दे रहे हैं। ओल्ड मैडम बधाई, जियायू हंसी से हॉल गूंज रहा है। बिरी डांस बेकार वाले आदमी को। तो अब तू आखिरकार जियायू के लायक कोई को ढूंढ लेगा। स्पष्ट है, उन्होंने कभी यिकेन को असली में परिवार का हिस्सा नहीं माना। जश्न के बीच जियायू की मां सुलान आगे बढ़ती है और सबका ध्यान खींच लेती है। सबको असल में मेरे पास एक बढ़िया न्यूज़ है शेयर करने को, वो ऐलान करती है। जियायू और यिकेन 3 साल से अलग अलग सो रहे हैं। उसने कभी भी उसका हाथ नहीं छुआ। वो जोर से कहती है, गजियायू अभी भी वर्जिन है। ये सुनते ही जियायू शर्म से लाल हो जाती है। कमाल, लेकिन ये चैन शांति से सोचता है। आय सिर्फ बिजनेस है, उसे पूरी तरह समझ में आता है। जियायू को माल की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ऐसे वैल्यू किया जा रहा है कि उसे हाईएस्ट बिडर को बेच दिया जाए। वो उसकी वर्जिनिटी को दिखा ढूंढकर उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ा रहे हैं। ये चैन वाइन ग्लास उठाता है, लेकिन पीने के लिए नहीं। वो इसे जियायू की ओर बढ़ाता है और आखिरी बार सरकेस्टिक कमेंट करता है, वांग जियायू, अब तू आखिरकार ऐसा आदमी ढूंढ लेगा जो तेरे लायक हो। तो ये सुनते ही जियायू फिर से अपनी पुरानी एरोगेंस वापस पा लेती है। वो मानती है कि चैन अभी भी उसे खोने से डरा हुआ है। अगर तुम अभी घुटने टेक कर मेरी विनती करो, वो ठंडे लहजे में कहती है, का शायद मैं मर ग्रैंडमदर्स को टालने को कहूंगी। ये चैन गुस्से और नफरत से जवाब देता है, तुमने मेरा धोखा दिया और अब तुम चाहते हो कि मैं घुटने टेक कर तुम्हारी विनती करूं। इस मोड़ पर जियाओ ने ये चैन की आंखों में सारी इज्जत खो दी है। वो वाइन का ग्लास उल्टा कर देता है, वाइन जमीन पर गिरा देता है। ये सीधा अपमान है। तो फिर वो ठंडे लहजे में कहता है, तुम इसके लायक नहीं हो। अंदर से वह चिल्लाती है, अई चैन, बेकार आदमी पागल हो गया क्या? वो खुलकर बगावत कर रहा है। गुस्से और अपमान से जलते हुए वह चिल्लाने लगती है, लेकिन अचानक खुद ही रुक जाती है। तो वह तेजी से अपनी ग्रैंडमदर की ओर मुड़ती है। उसे पता है असली ताकत का। ग्रैंडमदर सिर्फ डिवोर्स से उसे जाने देना बहुत ही दयालु होगा। वह शिकायत करती है, हम उसे इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकते। उसने हमारे परिवार को अपमानित किया। नजदीक खड़े हुए शाओजी, जो पहले से ही चैन से नफरत करता था, मौके का फायदा उठाकर जोर से सिर हिलाता है। सिस्टर जिया पूरी तरह सही है, हमें उसे सबक सिखाना पड़ेगा। बस मेरी फेस देखो, ये सिर्फ मेरी चोट नहीं है, ये वोंग परिवार पर हमला है। अपने पोते की चोट और पोती की बेइज्जती देखी पुरानी मैडम वोंग का इरादा पूरी तरह कड़ा हो जाता है। उसके लिए अब ये डिवोर्स की बात नहीं रही, ये वोंग परिवार की इज्जत का मामला है। कचन मत करो, वह ठंडे लहजे में कहती है। वोंग परिवार को बुली करना इतना आसान नहीं है। फिर वो आवाज उठाकर सभी मौजूद गेस्ट्स को एड्रेस करती है, यहां मौजूद सभी लोग ध्यान से सुनो। ये चन, मेरी पोती की कीमती 3 साल की जवानी बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, उसने मेरे पोते को मार गिराया और हमारे भरोसे को धोखा दिया। वो जारी रखती है, उसकी आवाज अधिकार से भरी हुई है। मेरे वांग परिवार ने यूजो में कई सालों से अपना ठिकाना बनाया है। हमारी यहाँ इज्जत और प्रतिष्ठा है। अगर हम उसे बिना सजा के जाने देंगे तो लोग सोचेंगे कि हम कमजोर पड़ गए हैं। फिर वह अपनी मांग रखती है, आप सब यूजो के विभिन्न इंडस्ट्रीज के इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हो, मैं आपसे मदद मांगती हूँ। उसकी कमाई के हर संभव सोर्स को काट दो। उसको समझा दो कि वांग परिवार को टक्कर देने के क्या नतीजे होते हैं। जैसे ही वो खत्म करती है, हॉल में फुसफुसाहट गूंज उठती है। तो वांग परिवार उसकी आजीविका नष्ट करना चाहता है। इसका मतलब है कि वो उसे यूजो में भूखा छोड़ना चाहते हैं। ये सीधे उसकी जीने की क्षमता पर वार है। कुछ लोग सिर हिलाते हैं। एक साधारण लिव इन जमे हुए दामाद ने वांग परिवार को बदनाम कर दिया और तलाक तक मांगा। बिल्कुल वे गुस्से में हैं। दूसरे हिचकिचाते हैं, लेकिन वो तो बस एक नॉन ऑथोरिटी है। क्या ये एक खरगोश को पकड़ने के लिए पूरी आर्मी यूज करने जैसा नहीं है? चर्चा जारी रहने से पहले एक आदमी आगे बढ़ता है, फांग चाओ। इस चांस को मिस नहीं करने के लिए वो जोर से ऐलान करता है,
ये फैंग परिवार की तरफ से मैं पूरी तरह से वांग परिवार को सपोर्ट करता हूँ। भीड़ तुरंत ही उसे पहचान लेती है। फैंग परिवार का बड़ा बेटा, यूझो में सबसे बड़ी किफायती लक्जरी होटल चेन, उसका सपोर्ट बहुत बड़ा है। तो फैओ येचन के पास आता है और ठंडे अंदाज में धमकी देता है। मैं गारंटी देता हूं कि आज से यूजो में 4 स्टार से कम कोई भी होटल तुम्हें चेक इन नहीं देगा। तुम्हारे पास सोने की भी जगह नहीं रहेगी। वो डार्क स्माइल करता है, आंखों में नफरत की आग जल रही है। भविष्य में मैं तेरी बीवी के साथ सोऊंगा और तुझे रेंगते भिखारी बनाऊंगा, ऐसा वो सोचता है। मैं तुझे तेरी जगह दिखा दूंगा। जैसे ही कंपटीशन शुरू हो गया, एक और आदमी आगे आता है। मैं सभी झोंगी हूँ, लुएल्यू, शान वेशान और टियन टियन रेस्टोरेंट्स का ओनर। आत्मविश्वास से कहता है, मैं यूझो के केटरिंग बिजनेस में 20 साल से हूँ। मैं भी वांग परिवार को सपोर्ट करता हूँ। इस शहर में तू खाएगा या भूखा रहेगा, वो फैसला मेरा है, वह दृढ़ता से आगे कहता है। मेरे कनेक्शन से मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें किसी भी रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब भी नहीं मिलेगा। वेटर बनना भूल जा, बर्तन भी नहीं धोना पड़ेगा। और पीछे हटते ही माँ गंग आगे धकेलता है, बाहर नहीं रहने देता। वो जो माँ गंग, टुआन टुआन डिलीवरी का जनरल एजेंट, मैं येचन की कमाई भी काट दूंगा। वो सी येचन को टकटकी मारता है। फूड डिलीवरी को भूल जा, हमारी कंपनी ही नहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे तू डिलीवर नहीं करेगा। कि तेरे लिए हर दरवाजा बंद है, कितने भी दुश्मन हो, येचन फिर भी कूल रहता है। वो आराम से गिनना शुरू कर देता है। होटल सर्विस, फूड डिलीवरी, 2 इंडस्ट्रीज पहले ही ब्लैकलिस्ट हो चुकी हैं। और फिर वो तिरछी मुस्कान के साथ ऊपर देखता है। अगर हाँ, तो साथ में आगे आओ। अचानक आदमी चिल्लाता है, कि मैं मॉडर्न माइंड केवी का सीईओ हूँ। उजो में किसी भी बार या केटीवी में काम करने का सपना भी मत देख। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तेरी जगह नहीं है। येचन हंसी में फूट पड़ता है। उसके लिए उनकी कोशिशें बच्चा जैसी लगती हैं। बहुत बढ़िया, वह कहता है। और कुछ अचानक श्याओजी कुछ डरावना समझ आता है। येचन आम नहीं है, लड़ाई में वो बहुत डरावना है। वो जल्दी से भीड़ को चेतावनी देता है। ये जानवर कुंग फू जानता है। उसके असाधारण है। शायद वह रिच फैमिली के लिए प्राइवेट बॉडीगार्ड बनना चाहता है। हमें उस रास्ते को भी ब्लॉक करना पड़ेगा। वो चिल्लाता है, यहाँ कौन है जो की सारी रिच फैमिलीज को इन्फ्लुएंस कर सके। हॉल में साइलेंस छा गया। यूजो के पास अनगिनत अमीर लोग हैं, कोई भी इन सबको कंट्रोल करने की हिम्मत नहीं करता। फिर सीन बदल जा। एक सबको दिखता एक लाजवाब खूबसूरत औरत सोफा पर एलिगेंटली बैठी, पूरी तरह से हंगामा से अलग। उसकी मौजूदगी ही उसे अलग बना देती है। उसको देखकर वांग जिचेंग शॉक में फ्रीज हो जाता है। कब आई थी वो? मैंने इसे क्यों नहीं नोटिस किया? एहसास उसके ऊपर धड़ाम से गिरता है। ये कोई ऑर्डिनरी गेस्ट नहीं है। वो रुबस होकर आगे रश करता है। प्रेसिडेंट, तुम कब आए? दरवाजे पे तुम्हें वेलकम ना कर पाना माफ कर देना। मैंने एक टेरिबल मिस्टेक कर दी। मैजेंग बिल्कुल नॉलेज नहीं विस्पर करती है। प्रेसिडेंट वांग, ये ब्यूटी कौन है? अजी चांग अंदर से गलेजर करता है। वो तो इग्नोरेंट फुल, उसकी नॉलेज न होने से तुझे भारी पेनल्टी मिलेगी। वो प्राउडली अनाउंस करता है। ये हवाशिंग ग्रुप की उपाध्यक्ष किन हैंग यान है। हॉल धूम मच गया। हवाशिंग ग्रुप की उपाध्यक्ष, लेजेंडरी फिगर। और लोग दंग रहकर फुसफुसाते हैं। उसने खुद ही इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, जिनकी वैल्यू सैकड़ों बिलियन है। वो एक आदमी के नीचे खड़ी है, लेकिन 10,000 से ऊपर है। येचंग शांति से उसे देखता है। ग्रुप मेरी कंपनी, वह सोचता है, तो वो मेरे लिए काम करती है। इसी बीच वांग जिचेंग बेताबी से उसे इंप्रेस करने की कोशिश करता है। अगर यूजो में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो सभी अमीर एलिट्स को जानता है, वह चापलूसी करता है। कहो है प्रेसिडेंट किन यमा गेंग उत्साह से सहमत हो जाता है, लेकिन किन होंग्यान उसे तेजी से रोक देती है। कैसा लग रहा है जैसे तुम कह रहे हो कि मेरे यूजो के सारे रिच मैन के साथ अफेयर हैं? अब वो ठंडे अंदाज में कहती है, का अपना शब्द ध्यान से चुनो। मागुंग घबरा जाता है और माफी मांगता है, पर अंदर से उसके ख्याल गंदे हो जाते हैं। जीचोंग जल्दी से अपना एजेंडा आगे बढ़ाता है। अब प्रेसिडेंट किन, कृपया हमारी मदद करो येचन की इनकम काटने में। आपका एक शब्द ही काफी है। एक किन होंग्यान सिगरेट निकालती है और उसे अपने होंठों के बीच रख देती है। हर आदमी लाइटर लेकर आगे बढ़ता है। वो सबको इग्नोर कर देती है। फिर वो सीधे येचैन की ओर इशारा करती है। इधर आओ। हॉल में गास्ट की आवाजें भर गईं। येचन शांति से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? मेरी सिगरेट जला दो, वो कहती है। सब हैरान रह गए। येचन ठंडे दिमाग से जवाब देता है, तो मेरे पास लाइटर नहीं है। हैरानी और गहरी हो गई।
लेकिन होंगियन उसके पास आती है, ऐसे पास जो असंभव लग रहा है। वो पूछती है। येचन वो हल्की मुस्कान के साथ उसके छाती पर हाथ रखती है। क्योंकि होंगियन पूरी तरह से अपनी पोजीशन का फायदा उठाती है और ई चेन के सामने एक ऑफर रखती है। ई चेन, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा सरनेम हमारे नियुक्त हुआशेंग ग्रुप के प्रेसिडेंट के जैसा है, तो मैं तुम्हें एक बचने का मौका देने को तैयार हूं। वो धीरे धीरे तुम्हें सिर से पैर तक देखती है, खुलकर तुम्हारा आंकलन करती है और फिर कहती है, अगर ध्यान से देखूं तो तुम वाकई में काफी डिसेंट लगते हो। और मेरी बात सुनो, और मैं अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बना लूंगी, कैसा लगा? जैसे ही वो कहती है, पूरा हॉल धड़ाम से गूंज उठता है। माहौल तुरंत बदल जाता है और लोग एक साथ चिल्लाने और फुसफुसाने लगते हैं। प्रेसिडेंट किन उस लड़के यी चेन को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहीं रुकता नहीं है। लोग गहरी सोचने लगते हैं, ऐसी धाकड़ खूबसूरत की पर्सनल बॉडीगार्ड बनना, क्या प्रेसिडेंट किन सच में उससे फिदा हो गई? भीड़ हैरान है। वहीं दूर खड़ी जियाओ पहले से ही गुस्से में जल रही है और गैरसमझ और ईर्ष्या उसके चेहरे को मोड़ देती है। उसके दिमाग में बस एक ही बात बार बार चल रही है, किन होंगियन असल में क्या ट्राई कर रही है। इसी बीच वांग जिचेंग का दिमाग अचानक अलार्म बजने लगता है। उसे एकदम शॉकिंग बात समझ में आती है, नए प्रेसिडेंट का सरनेम भी ई है। एक सेकंड भी न गवाए वो फटाफट बोल पड़ता है, प्रेसिडेंट किन, हुआ किंग ग्रुप का नया प्रेसिडेंट। उसका पूरा नाम क्या है, बता सकते हो? ये डायरेक्ट सवाल सुनते ही किन होंगे तुरंत डिफेंसिव मोड में चली जाती है। ये है, उसे खुद भी नाम पता नहीं है। पर वो अपनी अनजानगी को बिल्कुल कूल ढंग से छुपा लेती है और कॉन्फिडेंटली जवाब देती है, सॉरी प्रेसिडेंट, ये अभी बहुत सारे लोगों को अपने बारे में नहीं बताना चाहता। अब बाहर से तो कूल दिखती है, अंदर से पूरी पैनिक मोड में है। डेमन, यहां तक कि मैं भी उस मिस्टीरियस प्रेसिडेंट का नाम नहीं जानता। अगर ये लीक हो गया तो मैं पूरी जोक बन जाऊंगा। उसकी फोर्स्ड कॉन्फिडेंस देखकर इकियान अंदर से स्माइल कर देता है। वो जरूर मेरी आइडेंटिटी नहीं जानती, वो सोचता है। वो पहले मुझे सिगरेट लाइट करने को नहीं कहती। सिचुएशन को क्लियरली समझते हुए ई कियान शांति से पूछता है, प्रेसिडेंट किन, आप मेरे लीहुड को कैसे सेव करेंगे? एकदम एक्सैक्टली। योकिन होंगियन बिना हिचकिचाए जवाब देती है और एक कंडीशन रखती है, जब तक तुम घुटने टेक कर अलग अलग ओल्ड मैडम वांग वांग शियाओ जी और अपनी वाइफ को माफी नहीं मांगते, मैं आगे आकर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तो उसके बाद मैं आधिकारिक तौर पर तुम्हें अपना पर्सनल बॉडीगार्ड हायर करूंगा। सैलरी 200 शून्य। जैसे ही ये ऑफर ऐलान होता है, फिर से फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं। तो राष्ट्रपति किन सच में इकेन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों? कोई उत्साहित होकर हिसाब लगाना शुरू कर देता है। वो बस घुटनों के बल बैठो, माफी मांगो, ब्लैकलिस्ट से बचो और राष्ट्रपति क्विन का बॉडीगार्ड बन जाओ। ये बस्टर्ड जरूर मान लेगा। इसे सुनते ही जियाओ का गुस्सा आसमान छू जाता है। वो दांत कस लेती है। इस औरत में क्या गड़बड़ है? वो ईचेन को बार बार टारगेट क्यों कर रही है? वो तुरंत अपनी दादी के पास दौड़ती है और शिकायत करती है, दादी, राष्ट्रपति साफ तौर पर हमारे खिलाफ है। और पॉल मेल्ड मैडोंग की प्रतिक्रिया पूरी तरह से अनपेक्षित है और गुस्सा करने की बजाय वो इम्प्रेस्ड लगती है और कहती है, ये औरत एक हाई लेवल प्लेयर है, इसीलिए वो इतनी छोटी उम्र में हुआ शिंग की वाइस प्रेसिडेंट बन गई। फिर वो जियाओ को शांति से समझाती है, वो ध्यान से देखो, वो कभी भी आसानी से किसी को ऑफेंड नहीं करती और उसके पास किसी भी आदमी को मोड़ने की क्षमता है। तो दोनों ही कृतज्ञ और ऑब्सेस्ड। पॉइंट पर सबको लग रहा है कि ईछियान ये गोल्डन ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा, पर अचानक ईछियान के एक्सप्रेशंस एकदम ठंडे पड़ जाते हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के वो रिप्लाई करता है, मैं मना करता हूं। तो उन दो सिंपल शब्दों ने पूरे हॉल को शॉक कर दिया। जिया याओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। छिन होंगयान को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा और गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वो चिल्लाई, फिर से बोलना जरा। मन ही मन वो चीखी, इस बेकार घर जमाई ने सच में मुझे रिजेक्ट कर दिया। अचानक सीन ही पलट गया। पड़ आगे बढ़ा, पलक झपकती पास आया और छिन होंगयान का कान पकड़ लिया। उसे जोर से खींचते हुए वो चिल्लाया, मैंने कहा ना, मैं मना करता हूं। छिन होंगयान दर्द के मारे चीख उठी। उसका कान तुरंत लाल हो गया और उसके चेहरे पर दर्द और ह्यूमिलिएशन साफ दिख रहा था। ये देखकर वांग जी छांग ने अपना कंट्रोल पूरी तरह खो दिया। उसने ई छेन की तरफ इशारा किया और दहाड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट छिन को हाथ लगाने की? ई छेन एकदम रिलैक्स रहा और शांति से मजाक उड़ाते हुए बोला, मुझे लगा प्रेसिडेंट छिन को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, इसलिए मैंने उनके कान के पास जाकर बोला। तो इस खुलेआम इंसल्ट ने छिन होंगयान के सब्र का बांध तोड़ दिया।
तो उसने एकदम ठंडी नजरों से घूरा। बहुत अच्छे, ई छे ने तुम में हिम्मत तो है। अंदर ही अंदर वो गुस्से से उबल रही थी। इस यूजलेस दामाद को तो अपनी भलाई का पता ही नहीं है। अब वो ओल्ड मैडम वांग की तरफ मुड़ती है और जोर से अनाउंस करती है, ग्योल्ड मैडम वांग, मैं किन होंगयान, हुआ चिनुप की वाइस प्रेसिडेंट, ऑफिशियली इस बात को सपोर्ट करती हूँ। मैं यून झो में ई चेन के सरवाइव करने का हर एक रास्ता ब्लॉक कर दूंगी। जैसे ही ये डिक्लेरेशन हुई, गेस्ट जोर जोर से हंसने लगे। एक आदमी ने ताना मारा, कई चेन सिर्फ एक कचरा है और कुछ नहीं। बॉडीगार्ड बनना भी इसके लिए बहुत ज्यादा था। ये दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, फ्यूचर में ये तुम्हारे पास यो जिंदा रहने का चांस भी नहीं होगा। ये सुनकर जियायु को काफी सेटिस्फैक्शन मिला। तो उसने ठंडे दिमाग से सोचा, तुमने ये सब खुद अपने साथ किया है, तो तुम्हें बस चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लेना चाहिए था। तो जब सबको लाके ईचिन पूरी तरह हार चुका है, तभी उसने अचानक शांति से पूछा, अब प्रेसिडेंट किन, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? कभी आपने जो कहा वो आपका पर्सनल डिसीजन था, या वो वाचिंग ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है? बिना किसी हिचकिचाहट के किन होंगयान ने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, बेशक ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ईचिन ने तुरंत उसे लॉजिक के जाल में फंसा लिया। क्या आप सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट नहीं है? तो आपको हुआचिंग का स्टैंड रिप्रेजेंट करने का क्या राइट है? भीड़ फिर से खुसर पुसर करने लगी। क्या वो सही कह रहा है? प्रेसिडेंट किन हाईएस्ट अथॉरिटी नहीं है? तो कैलिगली बोलें तो वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर डिसाइड नहीं कर सकती। तो जोर उनके बीच कोई क्लोज रिलेशनशिप भी नहीं है। ये रियलाइज करते ही कि वो कॉर्नर हो गई है, किन होंगयान पैनिक करने लगी और खुद को और अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए उसने एक बहुत बड़ा झूठ बोलने का डिसाइड किया। ठीक है, मैं ओरिजिनली ये बात नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि तुझे ट्रुथ जानकर ही मरना है, तो मैं बता देती हूँ। वो प्राउडली अपनी ठुड्डी ऊपर उठाती है। हुआशान ग्रुप के न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ये मेरे लवर हैं। बूम, असली प्रेसिडेंट ही, यानी ये चेन खुद एकदम स्टंड रह जाता है। मैं तुम्हारा लवर कब बना? ये चैन ब्लर्ट आउट करता है। चिचिन होंगयान कोल्डली इंसिस्ट करती है, मैंने कहा न प्रेसिडेंट, ये मेरे लवर हैं। अंदर ही अंदर ये चैन फ्यूम कर रहा है, तो मेरे मुंह पर मुझे अपना लवर कहते हुए तुम्हें शेम फील नहीं होती? भीड़ में फिर से शोर मच जाता है। तो वो मिस्टीरियस प्रेसिडेंट ये असल में प्रेसिडेंट चिन के बॉयफ्रेंड हैं। तभी तो वो अचानक इंजो में अपीयर हुई। सिर्फ प्रेसिडेंट के लेवल का बंदा ही उनके लायक है। मैच है। कोई जोर से ही चेन को मॉक करता है। ट्रैश ही चेन ये लवर्स साथ मिलकर हुआसान ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियसली वो उनके बिहाफ पर बोल सकती है। तो दूसरा वार्न करता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट चिन की अथॉरिटी पर सवाल उठाने की? तो तुम मौत को दावत दे रहे हो। ये सुनकर वांग जिचांग फाइनली रिलैक्स करता है, तो वो तुरंत फ्लैटर करने लगता है। प्रेसिडेंट किन, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर प्रेसिडेंट ई आपके लवर हैं, तो हम अब रिलैक्स्ड हैं। अंदर ही अंदर वो तो पहले से ही सेलिब्रेट कर रहा है। चूंकि प्रेसिडेंट किन प्रेसिडेंट ई की लवर हैं, तो वो 70 मिलियन की फाइनेंसिंग तो समझो पक्की है। क्योंकि होंगयान शर्माने का नाटक करती है और अपने झूठ को और बढ़ा देती है। मेरा बॉयफ्रेंड काम को लेकर बहुत सीरियस है। वो हमेशा बिजनेस और पर्सनल लाइफ को अलग रखता है। फिर वो भीड़ की तरफ मुड़ती है और रिक्वेस्ट करती है, अभी तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ सब साथ को सीक्रेट रखने में मदद करेंगे। या उसकी ये एक्टिंग देखकर ई चेन की लगभग हंसी छूट जाती है। पहले तो उसने शो ऑफ किया और अब उसे डर लग रहा है कि कहीं लोग इसे लीक ना कर दें। उसे मुस्कुराते देख किन होंगयान चिढ़ जाती है, अगर तुम किस बात पे हंस रहे हो? ये चेन स्मीकर करता है और पलटवार करता है, अगर मैंने सुना है कि प्रेसिडेंट ये बहुत अमीर, हैंडसम और टैलेंटेड हैं। आप प्रेसिडेंट किन, आप दिखने में ठीक ठाक तो हो, पर क्या आप सच में उनका टाइप हो? उसका ईगो तुरंत चकनाचूर हो जाता है। वो और भी एरोगेंस के साथ अपनी बात पर अड़ जाती है। प्रेसिडेंट ई को मुझसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। तो उन्होंने तो साउथ ईस्ट एशिया में एक पूरा आइलैंड रेंट पर लिया, एक ग्रैंड कन्फेशन सेरेमनी अरेंज की और मुझसे उनकी गर्लफ्रेंड बनने की भीख मांगी। अभीड़ ये सुनकर दंग रह गई। लेकिन ये चेन जो असली प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट एकदम स्पीचलेस है। इस औरत को तो सच में कहानियां बनाना आता है। वो इस फालतू की बहस से थककर वो कोल्डली कहता है, बस बहुत हुआ, मुझे तुमसे और बहस नहीं करनी। वो जियायु की तरफ मुड़ा और एकदम फॉर्मली बोला, जियायु, अभी सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं और डिवोर्स का प्रोसेस शुरू करते हैं। जियायु ने गुस्से में रिप्लाई किया, चलो फिर। लेकिन वांग शाओजी ने उनका रास्ता रोका एक गंदी स्माइल के साथ, इतनी जल्दी क्या है?
तो कम से कम बर्थडे बैंक्वेट के लिए तो रुको, उसने और मजाक उड़ाया। या जब बाद में फीस्ट शुरू होगी, हम तुम्हारे लिए दरवाजे पर एक कटोरा रिजर्व कर देंगे। आखिर खाने के बाद तुम युनझू हमेशा के लिए छोड़ दोगे। फिर वो माँ कुन की तरफ मुड़ा और हंसने लगा। तो मैंने अभी तक तुम्हें थैंक यू नहीं बोला है। वो वाला सीन जहां तुमने बाहर ये चेन को स्ट्रिप किया था, क्लासिक था यार, बिल्कुल एक कुत्ते को ट्रेन करने जैसा। माँ कुंदम एटीट्यूड में हंसा। यंग मास्टर वांग, आप तो बहुत पोलाइट हो रहे हो। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं उसे रिकॉर्ड कर लेता। ऐसे डॉग ट्रेनिंग वीडियोस बहुत रेयर होते हैं। उनका एरोगेंस सुनकर ही चेन ने एक फाइनल डिसीजन लिया। बहुत हुआ, ये सब यहीं खत्म होता है। तो उसने अपना फोन निकाला और वो स्पेशल नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से एक बुजुर्ग की रिस्पेक्टफुल आवाज आई। कथरिंग मास्टर, ई चेन ने एकदम कूल होकर पूछा। वो बंदा जो फूड डिलीवर करता है और मेरे दादाजी को खिलाने की जिद करता है, उसका नाम क्या था भला? उस बुजुर्ग ने तुरंत रिप्लाई दिया। क्या आप 1010 डिलीवरी के सीईओ वांग जी होंग की बात कर रहे हैं? वही है। ई चेन ने एकदम कोल्ड होकर ऑर्डर दिया। उससे अभी के अभी कांटेक्ट करो। उसे बोलो कि यिंझो की 1010 एजेंसी अभी इसी वक्त रिवोक कर दे। आस के सब लोग एकदम शॉक हो गए। तो उन्हें अपनी कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि वो क्या सुन रहे हैं। वो बुजुर्ग रिस्पेक्ट के साथ आगे बोले। वो हमेशा से ओल्ड मास्टर से मिलना चाहता था, तो उसके लिए करना एक बहुत बड़ा ऑनर होगा। उसकी नेट वर्थ अब 50 बिलियन के पार है। घऊ ओल्ड मास्टर के साथ डिनर करने के लिए क्वालिफाइड है। ई चेन ने हल्का सा सिर हिलाया। पिछले कुछ सालों में उसने काफी डिसेंट प्रोग्रेस की है। तो किसी और दिन मेरे साथ उसकी मीटिंग अरेंज करो, मैं उसे ट्रीट दूंगा। यजी यंग मास्टर जैसे ही इचियान फोन काटता है, पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। तो किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो सच था या बस कोई मजाक। अचानक वांग शाओजिया जोर जोर से हंसने लगती है। इचियान, ये किस टाइप का ड्रामा चल रहा है? बॉस माँ की एजेंसी कैंसिल कर रहे हो? तो अब तुझे क्या लगता है तू कौन है माँ को ताना मारता है? तो बच्चे एक शो ऑफ करने के लिए कोई बेहतर टाइम तो चुन लेता। ऐसी फेकबाज से भला कौन डरेगा? वो है चेन के दादाजी की भी बेइज्जती कर देता है। दादाजी तो बस एक किसान है। तो टीओ वांग की नेटवर्थ बिलियंस में है। तुझे लगता है वो तेरे दादाजी के साथ डिनर करेंगे? तू किसी अलग ही दुनिया में जी रहा है, जिया या वो नफरत से घूरती है। तो अगर तुझमें एबिलिटी नहीं है तो बस मान ले। इतना घटिया नाटक करने की क्या जरूरत है? पर किन होंग्यान नहीं हंसती। तो उसकी नजरें इचियान पर ही टिकी रहती हैं। तो कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तभी अचानक माकुन का फोन बजता है। वो स्क्रीन देखता है और एक्साइटमेंट में चिल्लाता है, ये तो सीईओ वांग है। वो जल्दी से फोन उठाता है। सीईओ वांग, मैं बस आपको कॉल करने का ही सोच रहा था, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल डिस्कस करने के लिए। और पर दूसरी तरफ से आवाज एकदम फ्यूरियस है। तो मैं तुझे इन्फॉर्म करने के लिए कॉल कर रहा हूं, तेरी युंजो एजेंसी की क्वालिफिकेशन इमीडिएटली रिवोक कर दी गई है। बूम, माकुन की दुनिया ही कोलैप्स हो गई। इसी वजह से उसके पैर ढीले पड़ गए और वो वहीं फ्रीज हो गया। वो वर्ड्स सुनते ही माकुन के पैरों तले जमीन ही गायब हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी पूरी दुनिया ही अपसाइड डाउन हो गई है। इमरजेंसी कैंसिल। तो उसे एक पैनिक होने लगा। उसकी पीठ से ठंडा पसीना छूटने लगा और उसकी आंखें पूरे रूम में डार्ट करने लगी। अनो, ये नहीं हो सकता। यहां नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं। इतने सारे लोग देख रहे हैं भाई। और वर्ष तो यह है कि किन होंग्यान भी यही है। अगर सच बाहर आ गया तो कॉन्सिक्वेंस बहुत डिजास्ट्रस होंगे। उसकी हालत किन से भी वर्स्ट हो जाएगी। वही किन जिसे इस बर्थडे पार्टी से किसी स्ट्रे डॉग की तरह बाहर फेंक दिया गया था, जो अपनी डिग्निटी बचाने के लिए बुरी तरह डरा हुआ था। तो माँ गोंग ने जबरदस्ती एक फेक स्माइल दी और अपनी आवाज रेज की ताकि सब सुन सकें। सीईओ, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा था। हमारी दोस्ती को देखते हुए हमें पक्का साथ काम करना जारी रखना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए रिन्यूअल फी भी रेडी कर ली है। कपूरे 8 मिलियन, लेकिन सीईओ वू का जवाब एकदम आइस कोल्ड है। सॉरी बॉस माँ, कंपनी ने डिसाइड किया है कि यूजो को डायरेक्टली हैंडल करने के लिए हेड ऑफिस से किसी को भेजा जाएगा। हमें अब एजेंट्स की जरूरत नहीं है। मागुन एक्टिंग जारी रखता है, अपनी घबराहट छुपाने की डेस्परेट कोशिश करते हुए। नो ब्लम, नो प्रॉब्लम। तो जब हम मिलेंगे तो पूरी रात ड्रिंक करेंगे। तभी सीईओ वो फाइनली फट पड़ते हैं। क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने क्लियरली कहा? तुम्हारी एजेंसी गई काम से। तुम चाहे जितना भी पैसा फेंक लो, सब बेकार है। मागुन के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा है। उसके माथे से पसीना टपक रहा है। फिर भी वो अपनी एक्टिंग छोड़ने को तैयार नहीं है। अभी भी एक स्टिफ स्माइल के साथ वो कहता है, वो प्लीज फिक्र मत करो।
हम फ्यूचर में पक्का साथ में अच्छा बिजनेस करेंगे। इतनी नॉनसेंस सुनकर सीईओ वू का दिमाग एकदम सटक जाता है। क्या तुम पागल हो? इतनी देर तक बकवास क्यों कर रहा है यार? ध्यान से सुन, अगला महीना जब कॉन्ट खत्म हो जाएगा, हेड ऑफिस सीधे कोई भेज देगा। कॉल कट गया। फिर भी मगुन हवा से ही बात करता रहता है। सी वो मिलते ही बात करेंगे। पूरी परफॉर्मेंस से चेन थोड़ा हैरान रह गया। ये क्लाउन क्या कर रहा है? वो सोच रहा है कि बटलर फंग ने पहले ही वांग सीएम से कांटेक्ट कर लिया है या नहीं। शाओ जी सच्चाई से बिल्कुल अनजान आगे बढ़ता है। उस कॉल से लगता है रिन्यूअल स्मूथली हो गया। माँ गंग अंदर से पहले ही टूट चुका है, पर बाहर से कॉन्फिडेंट फसाड बनाए रखता है। सब कुछ परफेक्ट हो गया। खुश शाओ जी अपना ग्लास उठाता है। चलो चलो तुम्हें टोस्ट करते हैं, तो पैसे तुम्हारे ऊपर अनंत तक बसती रहे। मगुन ग्लास उठाता है और एक ही घूंट में खत्म कर देता है। पीते हुए आंसू चुपके से उसके चेहरे पर बहते हैं। धन्यवाद युवा मास्टर वांग। छेन थोड़ी दूरी से देख रहा है। मगुन की आंखों में आंसू देख लेता है। साओजी जोर से हंसता है। बॉस सच में बहुत उदार है। एक ही शॉट में खत्म कर दिया। अपर होंगेन साफ साफ आंसू देख रहा है। तुम क्यों रो रहे हो? अगर फंसने का डर है तो मागुंग जल्दी जल्दी कोई बहाना बना लेता है। मैं ठीक हूं, ड्रिंक बस ज्यादा स्ट्रांग था। इसने मेरे गले को जलाया। तभी चेन आखिरकार आगे बढ़ा। बॉस माँ बड़े बड़े शब्द मौके पे ही काम आते हैं। तब एक्टिंग करने का क्या मतलब है? वो सबको दिख रहा है कि तुम शो कर रहे हो। ये सिर्फ इधर उधर मत घुमा। क्यों नहीं मान लेते? तेरी एजेंसी तो पहले ही कैंसिल हो चुकी है। और मागुंग का गुस्सा फूट पड़ा। कहे छोटू मेरी इज्जत को जमीन में धकेल दिया है अपनी आखिरी शान को पकड़ते हुए। वो गरजता है। तो अगर वो खत्म हो गया, कंपनी बस सीधे कंट्रोल लेना चाहती है। ये बात तेरे जैसे ट्रेस से कोई लेना देना नहीं रखती। चिन बस हल्के से मुस्कुरा देता है। अगर तुम ऐसा मानते हो ठीक है। वैसे भी मैं और दुश्मन बनाने में इंटरेस्ट नहीं रखता। और ये बात सीधे मागुंग के ईगो में घुसी। तुम खुद को कौन समझते हो? तो तुम्हारे पास असल में क्या क्वालिफिकेशन है? तुम तो बस एक गंदा डिलीवरी वाला लड़का हो। माहौल तुरंत ही गर्म हो जाता है। मेहमान आपस में फुसफुसाते हैं कि क्या बॉस माँ ने सच में चेन की वजह से अपनी एजेंसी खो दी? अरे नहीं, चेन तो बस एक बेकार लिव इन दामाद है। अगर ये सच हो, अगर हम गलत व्यक्ति का मजाक उड़ाए तो? अराजकता महसूस होते ही जिया याओ की माँ आगे आकर स्थिति को काबू में लेती है। शांति रखो। बॉस माँ के साथ जो हुआ उसका इस बेकार दामाद से कोई लेना देना नहीं है। उसका परिवार गांव से है। उसके दादा किसान है। उसके लिए सीईओ वू जैसे किसी को जानना असंभव है। वांग परिवार जल्दी ही सहमत हो जाता है। बिल्कुल सही, वह 3 साल से हमारे घर में हाउस बैंड की तरह रह रहा है। अगर उसके पास ताकतवर कनेक्शन होते तो क्या वह 3 साल तक कुत्ते की तरह जीता? एक और रिश्तेदार हंस पड़ता है। धनी युवा मालिक नाजुक होते हैं। वे मुश्किलें झेल नहीं सकते। ऐसे कोई 3 साल तक लिव इन दामाद बनकर कैसे टिक पाएगा? ये तो बकवास है। उसी वक्त पुरानी मैडम वोंग सुरक्षा गार्ड्स को इशारा करती है। वे मागुंग को घेरते हैं और बाहर ले जाने लगते हैं। इधर आओ, यह अपमान से नहीं पा रहा था। मागेंग चिल्लाता है। करुको, मैंने ले आया हूं रेयर विंटेज वाइन दे। गैगार्ड वाइन को फिर से मागेंग के हाथों में धकेल देता है। कृपया अपनी वाइन साथ ले जाओ। करुको ओल्ड मैडम वांग। प्रेसिडेंट वांग को उसकी आवाज धुंधली पड़ती है, जैसे उसे बाहर खींचा जाता है। तो ये तमाशा देखकर शिन ठंडे दिमाग से सोचता है, ये लोग सब एक ही तरह के हैं। तो कोई अचरज नहीं कि वांग जियाओ ने पैसे के लिए मेरा धोखा किया। टेंशन कम करने के लिए जी चांग एक ऐलान करता है। गेस कृपया अपनी सीटें ले लो। पहले थोड़ा सूप और स्नैक्स का मजा लो। तो अब पार्टी जल्दी ही आधिकारिक तौर पर शुरू होगी। और सब लोग डाइनिंग एरिया की ओर चलते हैं, पर वहां एक अलग टेंशन बन रहा है। जियाओ चेन के पास जाकर ठंडे अंदाज में कहता है, डिनर के बाद हम तलाक ले रहे हैं। इससे दादी के 80वें जन्मदिन पर असर ना पड़ने दो। चिन चुपचाप बैठ जाता है, बिना कोई प्रतिक्रिया दिखाए। ठीक है, मैं अब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम खा लो। जैसे ही वो शुरू करने वाला था, एक छोटा एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी स्पून हल्के से सामने बैठी महिला की स्पून से टकरा जाती है। वो तुरंत चिल्ला उठती है। कितना पेनिंग है। मेरी स्पून ने उस बेकार ट्रैश की स्पून को छू लिया। अब वो गंदा हो गया। चिन ने उसकी टेंट्रम को नजरअंदाज करके उसकी सूप की ओर देखा। पेपाया सूप ब्रेस्ट एनहांसमेंट के लिए। उसने उसकी अच्छी डिवेलप बॉडी को एक झलक में देखा और कूल अंदाज में कहा, शायद तो पेपाया की जरूरत ही नहीं है। और वो औरत ठहर गई, फिर गुस्से में लाल हो गई। ये तुम्हारा मतलब क्या है?
तो अब मैं इसे क्यों नहीं चाहिए? चिन ने बीच में ही कट कर दिया। अब भूल जाओ, मान लो मैं कुछ नहीं बोला। सूप ले ले। उसकी उदासीनता ने उसे और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। ये घर वाला हस्बैंड तो मेरी आंखों में भी नहीं देखता। वो गुस्से में पुरानी मैडम वोंग के पास चली गई। चिन को यहां और खाने मत दो। उसने जन्मदिन का गिफ्ट भी नहीं तैयार किया। क्या उसको तुम्हारी पार्टी में खाने का क्या हक है? पुरानी मैडम वोंग ने कड़ी आवाज में जवाब दिया, परिवार की इज्जत बचाते हुए। कवोंग फैमिली के पास मानक होते हैं। उसको अपना खाना खत्म करने दो। उसके बाद वो चलेगा और तलाक की प्रक्रिया शुरू करेगा। फिर भी वो औरत बहस करती रही। अब पर ये तुम्हारा 80वां जन्मदिन है और उसने गिफ्ट नहीं लाया। ये सुनकर चेन ने पिछले 3 साल याद किए। अगर पुरानी मैडम वांग ने 3 साल तक तलाक न करने पर जोर नहीं दिया होता तो मेरा मिशन बहुत पहले फेल हो जाता। तो उसने फैसला किया, मैं आज आधिकारिक तौर पर वांग फैमिली से निकल रहा हूं और चूंकि आज उसका 80वां जन्मदिन है, मुझे गिफ्ट देना चाहिए। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। मेरे लिए एक गिफ्ट तैयार कर दे। वनुआ होटल में डिलीवर कर दे। इसे देख के जियाओ ने फटाट हंसी उड़ा दी। अब शेन को याद आया, हमारा परिवार तेरी ट्रैश चीज नहीं लेगा। वो अंदर से तिरछी हंसी के साथ कहती है, अपनी बीवी पर जीते रहने वाला आदमी क्या दे पाएगा? अपनी शर्म मत कर यार। वो चटकर कहती थी, उनको वापस कॉल कर दे और इसे कैंसिल कर दे। अगर दादी को गिफ्ट चाहिए तो मैं तेरे लिए एक अरेंज कर दूंगा। जिन उसकी बात को नजरअंदाज करके खाने में लगा रहता है। इससे आखिरकार वो गुस्से में आ जाता है। मेरी बात सुनी क्या? 10 मिनट बीतते हैं। अचानक तेज कदमों की आवाज एंट्री पर गूंजती है। बैग लेकर आया डिलीवरी बॉय जाने की कोशिश करता है, पर गार्ड उसे रोक देता है। आज वोंग फैमिली इवेंट है। आउटसाइडर्स को इजाजत नहीं है। मैं यहां बर्थडे गिफ्ट डिलीवर करने आया हूं। डिलीवरी बॉय समझाता है। एंट्री की अनुमति मिल गई। वह पूछता है, आज किसका बर्थडे है, बता सकते हो? अजनबी को देखकर शाओजी चट्टक कहती है, और एक डिलीवरी बॉय यहां क्यों आया? ये मेरी दादी की पार्टी है। तो किसने तुम्हें अंदर आने दिया? डिलीवरी बॉय जल्दी जल्दी समझाता है। मैं रोड पर एक रोल्स रॉयस वाले से मिला। वो खुद आना चाहता था पर ट्रैफिक बहुत खराब था। उसने मुझे 500 युआन दिए और कहा कि ये गिफ्ट वानुआ होटल तक डिलीवर कर देना। जैसे ही शाओजी ने रोल्स रॉयस वाले का नाम सुना, उसका गुस्सा गायब हो गया और लालच ने जगह ले ली। तो ये मेरी दादी के लिए ही होगा। इसे मुझे दे दो। उसने बॉक्स को पकड़ लिया और सबके सामने खोल दिया। जैसे ही ढक्कन उठा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। एक हरा चमक बाहर निकल आया। ये क्या? वह चकित होकर चिल्लाया। टॉड आइस जेड, बिल्कुल पारदर्शी। सबसे बेहतरीन चीज, ये ट्रे कम से कम 10 मिलियन का है। हॉल में हंगामा मच गया। 10 मिलियन युआन का गिफ्ट एक डिलीवरी बॉय ने कूल तरीके से डिलीवर किया। और ये टाइकून कौन है? और सब होते हुए भी गिफ्ट ऑर्डर करने वाले चेन शांति से बैठा अपना खाना खा रहे हैं। तो जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैसे ही बॉक्स खुलता है, अंदर एक बहुत ही कीमती जेड ब्रेसलेट दिखता है। जैसे ही सबकी नजर उस पर पड़ती है, हर एक मौजूद व्यक्ति चकित होकर खुली आंखों से देखता रहता है। अगले ही पल पूरा हॉल उस ब्रेसलेट की बातें करने में ही मग्न हो जाता है। मेहमान और फैमिली वाले अब और नहीं छुपा सकते अपनी अमेजमेंट। हर जगह आवाजें उठ रही हैं। लोग एक दूसरे को ओवरटॉक करते हुए एक्साइटेड होकर बात कर रहे हैं। ये जेड ब्रेसलेट तुरंत ही आज के सारे गिफ्ट्स में सबसे महंगा और कीमती तोहफा बन जाता है। ये सुनते ही सबकी क्यूरियोसिटी आसमान छू लेती है। एक एक करके सबकी नज़र ऑडम वोंग की ओर टकटकी लगाती है और कोई आखिरकार पूछता है, कॉल्ड मैडम वोंग, ऐसी जेनरस गिफ्ट भेजने वाला असली इंसान कौन है? हमें बाद में जरूर इंट्रोड्यूस कर देना। यहीं से कहानी में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट शुरू होता है। ओल्ड मैडम वोंग खुद भी उस ब्रेसलेट को कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ घूर रही है। हाथ मेरे धीरे धीरे कहती है, हाँ सच कहूं तो इस ओल्ड लेडी को भी इस बारे में पूरी क्लियरिटी नहीं है। पूरा हॉल तुरंत सस्पेंस में फंस जाता है। मेहमान आपस में विस्पर करना शुरू कर देते हैं। वांग फैमिली से जुड़े है एक मेंबर आज मौजूद है। कोई भी मिस नहीं है, तो फिर धरती पर कौन इस ब्रेसलेट को भेजा? उसी पल भीड़ में से चेन की सिस्टर इनलो वान युआन युआन चमकते ब्रेसलेट को ग्रेडिली घूरती है। तो उसकी आंखें चमक उठती हैं, सोचते हुए क्या खूबसूरत ब्रेसलेट है। और फिर पूरी कॉन्फिडेंस के साथ वो सबके सामने बोल पड़ती है, क्या ये मेरे किसी एडमायर ने भेजा हो सकता है? वह जैसे ही वो कहती है, वही थॉट सबके दिमाग में घुंघरू मारने लगता है। ये पॉसिबल है। युआन युआन की बॉडी तो बहुत ही हॉट है। कोई भी मैन जो उसे देखे शायद उस रात नींद नहीं ले पाएगा। वो अभी सिर्फ 20 साल की है और उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं है।
वास्तव में वो कई रिच यंग मास्टर्स की टारगेट है जो सब उसे डेट करना चाहते हैं। ये सुनते ही युआन युआन के पापाजी चांग गर्व से छाती फुला लेते हैं। उत्साह से सिर हिलाते हुए वो कहता है, चांस बहुत हाई है। मेरी बेटी इतनी ही खूबसूरत है। उसके ऑनलाइन मिलियंस फैंस हैं। ये जरूर किसी धनी यंग मास्टर ने भेजा होगा जो युआन युआन को पसंद करता है। उसके बाद किन होंग्यान भी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, या फिर पहले से ही बधाई प्रेसिडेंट वांग, या तुम्हारा भविष्य का ससुर बहुत जेनियस है। 10 मिलियन की वैल्यू वाला गिफ्ट भेजने के लिए अजीत चांग खुशी से चमकते हुए जल्दी से जवाब देते हैं, अरे यार बंद कर। अब प्रेसिडेंट, किंतु तू तो मुझे शर्मिंदा कर रहा है। ये सारा ड्रामा साइड से चेन चुपचाप देख रहा है। उसके चेहरे पर हल्की स्माइल है, जबकि वो सोच रहा है कब वो लोग ब्लाइंडली गेस करके मानेंगे कि ये ब्रेसलेट युआन युआन के किसी लवर्स से आया है, बजाय इस बात को स्वीकार करने के इसे भेजने वाला मैं ही हूं। उस सोच के साथ यीकियन आखिरकार खड़ा होता है, जियाओ की तरफ मुड़ते हुए शांति से पूछता है, तू खा लिया? जियाओ हैरानी से उसे देखता है और ठंडे अंदाज में जवाब देता है, मैं खा लिया क्यों? ईकेन गहरी सांस लेता है, फिर आखिरकार वो शब्द कहता है जो उसने बहुत टाइम से दबी रखे थे, तो चूंकि तू खा गया और मैंने अपना गिफ्ट दे दिया, चल सिविल अफेयर्स ब्यूरो में जाकर तलाक ले लेते हैं। अभी अभी जियाओ पूरी तरह से शॉक्ड है। वो अचानक बोल पड़ती है, करुको अभी तू क्या बोला? दिया? कब दिया गिफ्ट? ईकेन सीधे उस जेट ब्लेड की ओर इशारा करता है, सबका फोकस बन गया है, और कहता है, यही है वहांग, वो ब्रेसलेट मेरा गिफ्ट है। जैसे ही वो शब्द गिरते हैं, हॉल में बम फटने जैसा माहौल बन जाता है। अजीचेंग गुस्से में लाल हो जाता है और दहाड़ मारता है, तो बिल्कुल बेशर्म है। तो वो ब्रेसलेट की कीमत 10 करोड़ के बराबर है। 7 जन्म में तो ऐसी रकम नहीं कमा सकता था। ये तू कैसे हिम्मत का ये कहने की कि तूने भेजा? यूएन यूएन तुरंत झपट पड़ती है, होंठ कल करके तिरस्कार दिखाती है। फिस्टर जिया, क्या तू अपने लूजर पति को और भी बड़ा फुल्ला बनाते हुए रोक सकती है? स्पष्ट है कि मेरे किसी स्यूटर ने भेजा है। पास खड़े हुए शिजिया ने भी ये मौका पकड़कर ई चेन को नीचा दिखा दिया। हमारा परिवार पहले तो एक ठीक ठाक बर्थडे गिफ्ट भी नहीं दे पाता था, और अब वो आकर किसी और के प्रेजेंट का क्रेडिट खुद ले लेने की कोशिश कर रहा है। वो सच में वांग फैमिली को शर्मिंदा कर दिया है। इसी के तुरंत बाद जियाओ गुस्से में आकर ये कियान पर चिल्ली मारती है, चलो यार अभी अभी हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलेंगे। मैं तेरे जैसे लूजर की बीवी एक सेकंड भी बनना नहीं चाहती। पर जाने से पहले ये कियान आखिरी बार पुरानी मैडम वांग की तरफ मुड़कर शांति से कहती है, पुरानी मैडम वांग, 3 सालों से चाहे अच्छे हों या बुरे, हम परिवार थे, और मैं ये ब्रेसलेट तुझे दे रहा हूं। हैप्पी बर्थडे। पुरानी मैडम वांग बेताबी से हाथ हिलाती है और चिल्ली मारती है, वो बस बहुत हो गया, ये नॉनसेंस बंद कर और यहां से निकल जा। बक दिखावा बंद कर। ये लेविन दामाद ने सच में हमारे परिवार को शर्माया। शुजिया धमकी भरे ढंग से चिल्लाता है। तो ये चेन तलाक के बाद ट्रेन पकड़ के यूझो से निकल जाता है। तो मैं फिर कभी तुम्हें यहां देखना नहीं चाहता था। लेकिन पीछे मुड़कर ठंडे अंदाज में जवाब देता है, मैं यूझो छोड़ूं या ना छोड़ूं, ये मेरी आजादी है, तो तुम्हारा इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। और बस वो चल दिया। होटल के बाहर इकिन ने पास में खड़ी एक बीएमडब्ल्यू देखी जिसमें फेंग चाओ और जियाओ बैठे थे। फेंग चाओ ने खुलकर उसका मजाक उड़ाया। बच्चा जालान ने कहा, या तुम तो बीएमडब्ल्यू में बैठने के लायक भी नहीं हो। उसके बजाय एक शेयर्ड बाइक्स ले लो। हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो के गेट पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। इसी बात के साथ वो तेजी से निकल गया, इकिन को अकेला छोड़ते हुए। अपर इकिन शांति से हाथ उठाकर टैक्सी को रोकता है और कहता है, हेलो सिविल अफेयर्स ब्यूरो, कृपया। थोड़ी देर बाद सीन सिविल अफेयर्स ब्यूरो के अंदर शिफ्ट हो जाता है। वातावरण बहुत शांत है, तो काउंटर पर खड़ा अधिकारी उन्हें दस्तावेज देता है और औपचारिक तौर पर कहता है, कह रहे तुम्हारे तलाक के सर्टिफिकेट। जैसे ही इकिन सर्टिफिकेट को हाथ में लेता है, वह राहत की सांस लेता है। आखिरकार मेरे पास तलाक का सर्टिफिकेट है। 3 साल बाद मैं अब लिव इन दामाद नहीं रहा। सर्टिफिकेट को देखते ही वह तुरंत अपना अगलान बनाना शुरू कर देता है। अगला ट्रायल अब बिजनेस है। अब से मैं पूरी तरह से अपने करियर पर फोकस करूंगा। पर जियाओ तानो मारते हुए कहती है, अब बिल्कुल सही, तू अब लिव इन जामाई नहीं रहा। कि ये चेन बिना रुके कहता है कि अब तू एक डिस्कार्डेड जामाई है, जो और भी शर्मनाक है। जो भी कहना है कह ले, अब मैं तेरे से कुछ नहीं जुड़ा हूं। वो टैक्सी में बैठता है और निकल जाता है। उसके पीछे जियाओ अभी भी गुस्से में है। तो टैक्सी दूर जा देखती हुए चिल्लाती है, ऐ चेन एक बेकार अबेंडन जामाई है। गुस्से में जियाओ और फेंकियाओ
फिर से अपनी कार में कूदते हैं। बैठते ही जियाओ ऑर्डर देता है। फेंग कियाओ ड्राइव करता है, उसका फॉलो करो। देखते हैं क्या वो युझाओ छोड़ रहा है। फेंग कियाओ तुरंत इंजन स्टार्ट करके टैक्सी का पीछा करता है। आत्मविश्वास से कहता है अब वो जरूर ट्रेन पकड़ के निकल जाएगा। वो अब युझाओ में टिक नहीं सकता। उसके पास कोई बचत नहीं है। अगर वो नहीं निकलेगा तो क्या हवा पर ही जीना पड़ेगा। जियाओ हिचकिचाते हुए कहता है, समझ में आता है, पर पहले उसकी एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि इतना आसान नहीं है। थोड़ी देर फॉलो करने के बाद फेंग कियाओ फ्रोवन करता है। कई रोड ट्रेन स्टेशन की तरफ नहीं जा रहा। जियाओ तेजी से पूछता है क्या ये एयरपोर्ट है? फेंग कियाओ ने सिर हिलाया। नहीं, ये शीशान जिला की तरफ जा रहा है। जियाओ बड़बड़ाया। क्या हो सकता है? वो युझो छोड़ने की कोई योजना ही नहीं बना रहा। फेंग कियाओ ने तिरछी हंसी के साथ हंसा। शायद वो बस सस्ता होटल ढूंढ रहा है। चिंता मत कर, यहां वांग परिवार होटल इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। मैं गारंटी देता हूं, उसे 4 स्टार होटल में भी कमरा नहीं मिलेगा। 10 मिनट बाद सीन फिर से बदलता है। वे वेस्टलेक 4 सीजन्स होटल के बाहर पहुंचते हैं। यी कियान अपनी टैक्सी से बाहर निकलता है। इसी समय फेंग कियाओ और जियाओ भी पहुंचते हैं। उसे वहां देखते ही फेंग कियाओ ने ठहाका लगाया। धत, क्या ये बैंडा यहां वेटर जॉब के लिए अप्लाई करने आया था? जियाओ गुस्से में चिल्लाया। जन्मदिन की बैंक्वेट में युवा मास्टर सुन ने पहले ही उसकी वेटर बनने की राह ब्लॉक कर दी थी, और फिर भी वो यहां आने की हिम्मत करता है। स्पष्ट है, उसे वांग परिवार की पावर की परवाह नहीं है। फेंग चाओ ने घमंड से अपना फोन निकाला। वो मेरी पावर पर भरोसा नहीं करता, है ना? ठीक है, मैं एक कॉल करता हूं। वो डायल कर घमंड से कहता है, हेलो लिटिल चांग, तो तुम अभी भी वेस्ट लेक में मैनेजर हो, है ना? मेरे पास तेरे लिए एक टास्क है। यी चैन नाम का एक बैंडू तेरे होटल में जॉब आई करने गया था कि उसको हायर मत कर, लेकिन अगली ही सेकंड में उसका चेहरा पीला हो गया। क्या? उसकी एक्सप्रेशन देख के जियाओ पैनिक हो गया। क्या हुआ? फेंग चाओ अपना फोन नीचे करके हैरान रह गया। उसने कहा, वहां कोई जॉब अप्लाई नहीं गया। कि कंफ्यूज्ड फेंग चाओ बड़बड़ाता है, अगर हिचिन जॉब अप्लाई नहीं किया तो फिर वो अंदर क्यों गया? अचानक एक थॉट उसके दिमाग में आया, मत कहो वो वहां रहने गया था। जियाओ तुरंत इनकार करता है, इम्पॉसिबल, वेस्टलेक की रेट कम से कम 8,000 प्रति नाइट है। डिवोर्स के टाइम में उसकी सारी बैंक कार्ड्स कन्फिस्केट कर ली थी। उसके पास बस कुछ 100 रुपए नकद में है और 2,000 का क्रेडिट लिमिट। सिचुएशन क्लियर करने के लिए फेंग कियाओ कहता है, चलो अंदर जाकर लिटिल चांग से सीधे पूछते हैं। सीन होटल लॉबी की ओर शिफ्ट होता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, रिसेप्शनिस्ट समझाता है, ब्रदर चाओ, वो यकीन जो तुमने बताया अभी अभी चेक इन कर चुका है। उसने 7 दिन का प्रीपेड किया था। ये सुनते ही फेंग चाओ को लगता है जैसे जमीन उसके पैर से फिसल गई। या 7 दिन, वो जल्दी से कैलकुलेट करता है। 8,000 एक रात, 7 दिन मतलब 56,000 दांत पीसते हुए वो गुस्से में ग्रिंटल करता है। वो कमीना प्राइवेट पैसा छुपा रखा था। जियाओ, उसने ग्रोसरी और डेली खर्चों से पैसा स्किम कर लिया होगा। बेशर्म, इतना भी चुराने की हिम्मत। पर फिर रिसेप्शनिस्ट धीरे धीरे टोक देती है, सर, मिस्टर यकीन स्टैंडर्ड रूम में नहीं ठहरे। उसने प्रेसिडेंशियल सूट बुक कर लिया। बूम, फेंग कियाओ और जियाओ को और वोल्ट्स की शॉक लगी। फेंग कियाओ हकलाता है, वेस्टलेक प्रेसिडेंशियल सूट रात का $0.7 दिन का है, यानी कुल को $0. वह चौंक कर जियाओ की तरफ मुड़ता है। जियाओ, क्या तुम पक्के हो कि वो पैसा तुम्हारे फैमिली खर्चों से आया है? संदेह को पक्का करने के लिए फेंग चाओ तुरंत रिसेप्शनिस्ट की तरफ घूमकर हैरानी से पूछता है, क्या तुम पक्के हो? क्या यकीन ने अभी 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 पूरा $5,600 दे दिया? रिसेप्शनिस्ट शांति से सिर हिलाती है। हां सर, पेमेंट पूरा हो गया है। तो पर उसकी अगली बात खुली घाव पर नमक छिड़कने जैसी थी। चमकीली मुस्कान के साथ वह जोड़ती है, और बस यही नहीं, वो इतना खुश था कि उसने मुझे 10,000 की टिप भी दे दी। जियाओ ने वो सुना ही उसकी गुस्सा पूरी तरह फट पड़ा। वह झटके में चिल्लाई, तुम्हें वो टिप रखने की हिम्मत कैसे हुई? वो पैसा मेरे वांग परिवार का है, समझा। जब जियाओ पूरा धांसू टैम मार रही थी,
फेंग चाओ जल्दी से आगे आया और लॉजिक से उसे शांत करने की कोशिश की। उसका एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। जिया याओ, टिप के लिए रोने का टाइम अभी नहीं है। असल सवाल यह है, उसने इतना पैसा कहां से निकाला? भले ही उसने 3 साल तक सब्जी का पैसा चुराया हो, फिर भी 1 मिलियन बचाना उसके बस की बात नहीं। वो शब्द सुनते ही जिया याओ फ्रीज हो गई। वो चुप हो गई। फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। उसे कुछ याद आया। वो अक्सर मेरी दादी के घर जाता था, उनके कुत्ते की देखभाल करने, और तुम मेरी दादी को जानते हो। उसके घर में पुरानी, कीमती एंटीक चीजें भरी हुई हैं। क्या अगर उसने चुपके से 1 या 2 एंटीक चुराकर बेच दिए हों? जैसे ही उसने कहा, फेंग चाओ तुरंत ही हां कर बैठा। यही होगा, अभी अपनी फैमिली को कॉल करो। उन्हें बताओ कि कुछ भी गायब तो नहीं है, चेक कर लें। 1 सेकंड भी न गवाते हुए जिया याओ ने अपना फोन निकाला। इसी बीच वाना होटल के बैंक्वेट हॉल में माहौल पूरी तरह अलग था। बहुत देर हो चुकी थी, फिर भी प्रेसिडेंट टांग और बाकी बड़े मेहमान अभी तक नहीं गए थे। सब लोग सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहे थे, वो रहस्यमय व्यक्ति कौन था जिसने वो अत्यधिक महंगा ब्रेसलेट भेजा। सबको इस सीक्रेट फिगर की एक झलक पकड़नी थी। उसी समय जिन होंगियन बेचैन होती जा रही थी। वो लगातार एंट्री की ओर झांकती रही, बाहें कड़क जाती थीं। इतना टाइम बीत गया है, फिर भी गिफ्ट वाला अभी तक क्यों नहीं आया? ट्रैफिक भी हो, अब तक तो आ जाना चाहिए था। ऐसा परेशान करने वाला ख्याल अचानक उसके दिमाग में आया। क्या हो सकता है वो ब्रेसलेट असल में यी चेन ने भेजा हो? इसी बीच जिया याओ की मां का फोन हॉल में बजा। स्क्रीन पर बेटी दिखते ही उसने कूल ढंग से फोन उठाया। हेलो डियर, सब कैसे चल रहा है? वो लूजर के साथ डिवोर्स हो गया, है ना? पर दूसरी तरफ जिया याओ की आवाज पैनिक और गुस्से से भरी थी। अभी तुरंत दादी के घर चलो। देखो दादी की पुरानी कैलीग्राफी या पेंटिंग्स में से कुछ गायब तो नहीं। फिर उसने चिल्लाते हुए इल्जाम लगाया, वो बस्टर्ड इचिन जरूर हमारे फैमिली के सामान चुराकर पैसे में बेच दिया। इसे सुनते ही उसकी मां का बैलेंस बिगड़ने वाला था। वो लूजर दादी की एंटीक चुराया। उसकी तेज आवाज अनदेखी नहीं रही। लेकिन होंगे ने हर शब्द सुना। उसने गहरी सांस ली, जैसे उसकी सारी जिज्ञासा आखिरकार सॉल्व हो गई। सिगरेट का धुआं धीरे धीरे निकालते हुए उसने अपने आप से सोचा, यार, मैं तो समझी थी वो ब्रो बड़ा शॉट है। अब पता चला कि वो बस एक पिटी थिफ है। उसकी इंटरेस्ट तुरंत गायब हो गई। वो खड़ी हुई और शांति से बोली, कॉल्ड मैडम वांग, प्रेसिडेंट वांग, मेरे पास कंपनी में कुछ इमरजेंट काम है। मैं अब निकल रही हूं। और ओल्ड मैडम वांग तुरंत खड़ी हो गई, इज्जत से बोली, अब प्रेसिडेंट क्विन, फाइनेंसिंग का मामला अब आपके हाथ में है। क्विन होंगन ने हल्के से सिर हिलाया। मत करो, और बस वो निकल गई। जैसे ही वो चली गई, बाकी मेहमान समझ गए वो रहस्यमयी टाइकून आज रात नहीं आ रहा था। एक करके सब लोग निकलने लगे। हॉल खाली होते ही ओल्ड मैडम वांग गुस्से में और उलझन में कहती है, गजिया याओ ने क्या कहा? तलाक के बाद ही उसे पता चला कि ये चेन ने कुछ चुराया। जिया याओ की मां गुस्से में समझाती है, ये उसने कहा कि ये चेन ने वेस्ट लेक होटल में प्रेसिडेंट स्वीट पूरे 1 हफ्ते के लिए बुक किया है। उसने लगभग 6 लाख खर्च कर दिया, इसीलिए उन्हें शंका है कि पैसा तुम्हारे एंटीक बेचने से आया है। ओल्ड मैडम वांग ने टेबल पर हाथ मार दिया। घवो बेकार जमे हुए सुराल का बेटा, फिर भी वो अभी भी ब्रेसलेट भेजने वाले के बारे में सोच रही थी। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और दृढ़ता से बोली, अब वो मान्यवर मेहमान जिसने ब्रेसलेट भेजा था अभी तक नहीं आया। हम इस बड़े मौके को उस ट्रैश की वजह से नहीं गंवा सकते। उसने तुरंत परिवार को 2 ग्रुप में बांट दिया। हिजिचांग, सुअक्सियन, युनलियन, तुम लोग यहां मेरे साथ रहो। हम थोड़ा और इंतजार करेंगे। फिर वो बाकी लोगों की ओर मुड़ी। शियाओजी जी, सुलान, तुम लोग अभी मेरे घर चलो और चेक करो क्या मिसिंग है। सबने एक साथ जवाब दिया। हाँ, सीन शिफ्ट वांग परिवार के विला में शाओजी, जिया याओ के पापा और मां पहुंचे और तुरंत घर की तलाशी शुरू कर दी। हर कोने को 20 मिनट तक चेक करने के बाद कुछ भी नहीं मिस हुआ। शाओ जी ने भौएं चढ़ा ली, कुछ भी नहीं गया। चाचा आ गए और कंफर्म किया, इधर भी वैसा ही सब कुछ इंटैक्ट है। क्या तुम्हें कुछ मिला? शाओ जी गहरी सोच में पड़ गई। कैलीग्राफी रूम ठीक है, ये रूम भी ठीक, मतलब कुछ भी चुराया नहीं गया। सच्चाई साफ थी।
यी चेन ने कुछ भी नहीं चुराया था। ऊपर शाओ जी का गुस्सा लॉजिक से आगे निकल गया। वो यी चेन का नाम साफ नहीं करना चाहता था। उसने झूठ बोला हो। मैं अभी तक चेक खत्म नहीं किया हूं। तुम्हें फिर से सर्च करना चाहिए, कहीं कुछ मिस ना हो गया हो तो। चाचा ने सिर हिलाया। ठीक है। जैसे ही चाचा गया, शाओ जी के दिमाग में एक गंदी आइडिया आ गई। वो शेल्फ की तरफ गया और एक बहुत महंगा वॉच उठाया। वॉच को पकड़ते हुए उसने खुद से स्नेयर किया। ये दादाजी की वॉच थी। दुनिया भर में सिर्फ 48 ही पीस मौजूद हैं, क्योंकि कीमत 5 मिलियन से ऊपर है। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई। यी चेन, आज से तू वही चोर है जिसने ये वॉच चुरा ली। उसने वॉच अपनी जेब में धंसाया, खाली बॉक्स पकड़े बाहर निकला और अचानक चिल्लाया, मेरे कमरे में एक वॉच गायब है। जियाओ की मां गुस्से में फट पड़ी। एक वॉच गायब है। जियाओ की मां गुस्से में फट पड़ी। तो यही वजह है कि वो लूजर प्रेसिडेंशियल स्वीट अफोर्ड कर पाया। बिना देर किए जियाओ के पापा ने पुरानी मैडम वांग को कॉल किया। हमें मिल गया। दादाजी की रिचर्ड मिल वॉच गायब हो गई। दूसरी तरफ पुरानी मैडम वांग डरावनी गुस्से में कांप उठी। इसे मेरे पास ले आओ, मैं आज ही उसकी हाथ काट दूंगा। ऊपर जैसे ही शियाओजी ने फिर से यी चेन का नाम सुना, उसके पैर कमजोर पड़ गए। पिछली बार मार खाए की याद उसके दिमाग में फ्लैश हो गई। मैं फिर से मार खा नहीं चाहता। वो तुरंत एक्टिंग शुरू कर दिया। आह, मेरी चोट बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। पहले मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। चाचा, आप आगे बढ़िए, मैं बाद में आऊंगा। कोई भी उसे रोक नहीं सका। वो भाग गया। पास में कोई चॉइस नहीं बची। जियाओ के पापा ने जियाओ को कॉल किया। क्या तुम अभी भी वेस्ट लेक होटल में हो? सीन शिफ्ट। वेस्ट लेक होटल। फोन पर जियाओ फ्रीज हो गया। है क्या? दादाजी की रिचर्ड मिल वॉच गायब है। 5 मिलियन। समझ में आया। उसने कॉल कट कर दी। फेंग चाओ ने नर्वस होकर पूछा, क्या हुआ? जियाओ ने दांत कस लिए, आंखों में आग जल रही थी। यीकियन ने सच में मेरी दादी से चुराया था। रुको यार, मैं उसे पेड़ करवा दूंगा। वो रिसेप्शनिस्ट की ओर धावा बोलते हुए चिल्लाई, आइकियन का रूम नंबर क्या है? फेंग चाओ पैनिक हो गया। जियाओ, तुम क्या प्लान कर रही हो? वो तुरंत रिटॉर्ट कर गई, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं उसे वापस ले रही हूं। उसने 5 मिलियन की वॉच चुराई थी। पर फेंग चाओ ने कुछ अजीब नोटिस किया। वो गुस्से में नहीं दिखी, बल्कि एक्साइटेड लग रही थी। इतनी एक्साइटेड क्यों लग रही हो? उसने सस्पिशियस तरीके से पूछा। ऐसा क्यों लग रहा है कि वांग जियाओ सच में ये चैन को देखना चाहता है? ट्रबल पैदा करने की फिक्र से फेंग चाओ ने उसे रोकने की कोशिश की। मैं इस होटल के ओनर को ऑफेंड नहीं कर सकता। सिन नहीं बनाओ, बस पुलिस को कॉल करो। उसने उसे धक्का मार दिया। तू इतना कायर क्यों है? अगर तू डरा हुआ है तो यहीं रह। और वो अकेले ऊपर चली गई। सीन शिफ्ट। प्रेसिडेंशियल स्वीट के कॉरिडोर में जियाओ ने ई चेन के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। वो गुस्से में दरवाजे ठोकते ठोकते चिल्लाई, यी चेन, तू चोर! अभी खोल दे दरवाजा। पल बाद दरवाजा खुल गया। यी चेन वहां खड़ा था, अभी अभी शॉवर से निकला, सिर्फ तौलिया पहने हुए। नाराज होकर उसने कहा, तुम औरत क्यों नहीं रुकती मुझे परेशान करने से? तलाक अभी हुआ और तू पहले ही यहां है? तो पर जैसे ही जियाओ ने उसे वैसा देखा, उसकी गुस्सा बिल्कुल गायब हो गया। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। वो हकलाते हुए बोली, क्यों तुम? हेलो ब्रोस, फिर से स्वागत है। जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा, जियाओ गुस्से में पूरी तरह यीचेन के कमरे तक धावा बोला और यीचेन खुद ही दरवाजा खोल दिया। ऊपर जैसे ही दरवाजा खुला, सीन पूरी तरह बदल गया। जियाओ लड़ने आया था, लेकिन जैसे ही उसने यीचेन का नंगा ऊपरी शरीर, उसकी टाइट बॉडी और साफ एब्स देखे, वो एकदम फ्रीज हो गई। उसकी आंखें पूरी शॉक में बड़ी हो गईं। उसके दिमाग में चल रहा था, यीचेन के पास सच में एब्स हैं। उसी पल शर्म और पछतावा एक साथ उस पर धड़ाम मार गया। तो उसने खुद से ही सोचा, काश पहले पता चलता तो मैं उसे गर्मियों में घर पे बिना शर्टलेस के ही रहने देती। यीचेन ने लेकिन उसकी प्रतिक्रिया को पूरी तरह अनदेखा कर ठंडे अंदाज में पूछा, क्या तुम असल में क्या चाहती हो? उसकी आवाज सुनते ही जियाओ हकीकत में वापस आ गई। अपनी शर्म छुपाने के लिए उसने तुरंत विषय बदल दिया और सीधा ही उस पर आरोप लगाया, यही चेन, क्या तुमने मेरी दादी की रिचर्ड मिल वॉच चुरा ली? यी चेन उलझन में पड़ गया। वो कौन सी रिचर्ड मिल वॉच? जियाओ ने सोचा कि वह नाटक कर रहा है,
इसलिए गुस्से में बोली, तुम अभी भी मासूम दिखा रहे हो। मेरी दादी के घर से 5 मिलियन की वॉच गायब है। ये तो तुम ही हो, वरना तुम 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में कैसे रह पाते? मैं भी कभी इतनी महंगी जगह नहीं रहा हूं। उसकी बकवास सुनते हुए ये चेन ने सोचा, वोंग परिवार वाकई कुछ अलग ही है। वो सारे अच्छे कामों की शहादत लेते हैं और जब दोष की बात आती है तो सब कुछ मुझ पर डाल देते हैं। उसने शांति से जवाब दिया, मिस वोंग, मैंने आपके वोंग परिवार से एक सुई या धागा भी नहीं लिया। वॉच चुराना तो बात ही नहीं। कृपया बाहर निकलें। जैसे ही उसने उसे मिस वोंग बुलाया, जिया यू को लगा जैसे बिजली का झटका लगा हो। वह चौंक कर उसकी ओर घूरने लगी। मिस वोंग, उसने पहले कभी मुझे ऐसा नहीं बुलाया था। यादें धुंधली हो गईं। कैसे वह मुझे अमेरी लेडी, अपत्नी, अदेवी कहता था और तनख्वाह मिलने पर खाने पर ले जाने का वादा करता था। यह ठंडी ठुकराव और औपचारिकता उसे गुस्से में भड़का दिया। वह चिल्लाई, तुम इतनी जल्दी मुझे बाहर निकालने क्यों चाहते हो? क्या तुम्हारे कमरे में कोई औरत है? ये चिन की हदें पहुंच गईं। उसने सोचा कि यह औरागी तौर पर ठीक नहीं है, फिर भी अपनी शालीनता बनाए रखकर कहा, चाहे कमरे में औरत हो या ना हो, इसका तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। तलाकशुदा हैं। अगर तुम अभी नहीं निकलते तो मैं सिक्योरिटी को बुला दूंगी। जिया याओ का गुस्सा फट पड़ा। यी चेन को कैसे हिम्मत हुई मुझे रिजेक्ट करने की? उसने अपना फोन निकाला और धमकी दी, मैं तुम्हें आखिरी मौका देने आया हूं। घर जाओ, अपनी गलती मानो और दादी की सजा स्वीकार करो ताकि ये मामला यहीं खत्म हो जाए। तो पर चूंकि तुम इसकी कदर नहीं करते, मैं पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर दूंगा। उसने गुस्से में डायल किया, बाद में मुझ पर मत दोष दो। 5 मिलियन चुराने के लिए तुम्हें 15 साल से ज्यादा जेल होगी। यी किन ने उसकी धमकियों को नजरअंदाज किया और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर जियाओ लगातार चिल्ला रहा था, अगर तुम अभी घुटनों के बल झुक माफी मांगोगे, लेकिन दरवाजा पहले ही लॉक हो चुका था। कमरे के अंदर यी किन ने शांति से अपने बाल सुखाए, आईने में खुद को देखा और धीरे धीरे हंसा। बस इसलिए कि मैं उससे प्यार करता था, मैं हमेशा घुटनों के बल झुकता था, हमेशा माफी मांगता था। कब से किसी को पसंद करना खुद को इतना नीचे झुकाने जैसा हो गया। बाहर जियाओ दरवाजे पर थपथपाते रहा कि दरवाजा खोल, मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है, तो बस जेल का इंतजार करो। फिर सीन बदल जाता है। जब बुजुर्ग मैडम वांग ने सुना कि जियाओ ने पुलिस को बुलाया तो वह फट पड़ी। जियाओ ने पुलिस को बुलाया। जियाओ की मां ने तुरंत उसकी बचाव किया। मां, यीकिन ने जरूर सहयोग करने से इनकार कर दिया होगा, इसीलिए जियाओ के पास कोई चॉइस नहीं बची। वैसे भी वो अब हमारे फैमिली का हिस्सा नहीं रहा। अब हम इसे फैमिली जस्टिस से नहीं सॉल्व कर सकते, पुरानी मैडम वांग ने तुरंत रिटॉर्ट किया। किसने उसे पुलिस बुलाने को कहा? फैमिली के मसले हमें ही सॉल्व करने चाहिए। फिर उसने ठंडे ढंग से जोड़ दिया, भूल जा, शायद यीकिन को जेल में सड़ने की किस्मत ही है। वो लिव इन सून इन लॉ ने पहले ही हमारे फैमिली का नाम दाग दिया है। 10 मिनट बाद सीन फिर होटल में वापस आया। पुलिस आई और पूछी, क्या आप मिस वांग जियाओ हैं? वो आपने रिपोर्ट किया कि यी चैन ने आपके फैमिली से 5 मिलियन की घड़ी चुराई। ने पुलिस देखते ही जियाओ ने तुरंत खुद को विक्टिम बना लिया। वहां यी चैन हमारा लिव इन सून इन लॉ था। हम अभी अभी डिवोर्स हो गए थे। उसने हमारे फैमिली घड़ी चुराकर बेच दी। इसी कारण वो इस 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में 1 हफ्ते से रह रहा है। वो तो हुकर तक हायर कर लिया। उसने उन्हें जोर से कहा, जकमरेड्स, तुरंत उसे अरेस्ट करो और नीचे लाओ। एक अफसर रिसेप्शनिस्ट को बोलता है, यी चैन को कॉल करो और उसे नीचे आने को कहो। रिसेप्शनिस्ट नर्वस होकर हां कहती है और रूम को फोन करती है। तो फोन लगातार बजता रहता है, पर अंदर ये चैन पूरी तरह सो रहा है। तो जब वह जवाब नहीं देता तो जिया यू की शंका पक्की हो जाती है। वह तो फोन भी नहीं उठाता है। वह जरूर गिल्टी है, या 2 अफसर एक दूसरे को देखकर साथ में कहते हैं, चलो ऊपर जाके चेक करते हैं। वे एलिवेटर लेकर ये चेन के कमरे तक पहुंचते हैं और बेल बजाते हैं। जब ये चेन दरवाजा खोलता है और पुलिस को देखता है तो थोड़ा हैरान होता है, पर चेहरा कूल रहता है। लीडिंग अफसर कहता है, क्या आप श्रीगर? यी चेन, मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन से डायरेक्टर हूं। हमें मिस से एक रिपोर्ट मिली है।
वांग जियायू ने आप पर 5 मिलियन की वॉच चोरी करने का आरोप लगाया है। क्या यह सच है? यिकियन आत्मविश्वास से जवाब देता है। मैंने वांग फैमिली से कुछ नहीं लिया। डायरेक्टर ली पूरी तरह से उस पर भरोसा नहीं करता। उसे ऊपर नीचे स्कैन करते हुए वह संदेह से कहता है, माफ कीजिए, पर सुना है आप पहले वांग फैमिली के लिव इन ज्वाइंट सॉन्ग थे, पैसे कम नहीं थे और पिछले 6 महीने फूड डिलीवरी कर रहे थे। तलाक में आपको कुछ नहीं मिला, फिर भी ये प्रेसिडेंशियल स्वीट एक रात में 80,000 का है और आपने इसे 1 हफ्ते के लिए बुक किया है। अगर आपने वॉच नहीं चुराई तो पैसे कहां से आए? बिना हिचकिचाए ये चेन मुड़कर देखता है। एक पल रुक, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर वापस आया और उन्हें डायरेक्टर ली के सामने रख दिया। ये वॉशिंग ग्रुप का इक्विटी ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट है। मैं अब इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूं और नया नियुक्त सीईओ भी हूं। वो एक बिजनेस कार्ड सौंपता है। ये रहा मेरा कार्ड। जैसे ही अफसरों ने इसे देखा, सब दंग रह गए। इसका बैकग्राउंड काला है, टेक्स्ट पीला। स्विस धातु डायमंड एम्बेडेड हैं। सिर्फ इस कार्ड की कीमत 10,000 युआन है। एक और अफसर फुसफुसाता है, ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है। क्या ये नकली हो सकता है? डायरेक्टर ली पूछते हैं। क्या तुम्हारी जानकारी स्काई आई पर पुष्टि की जा सकती है? यी चेन शांति से जवाब देते हैं। स्काई आई के संस्थापक डॉ. झांग चाओ मेरे दूसरे भाई के यूनिवर्सिटी क्लासमेट हैं। क्योंकि मैं अभी तक ऑफिस में आधिकारिक तौर पर नहीं जुड़ा हूं, मैंने उनसे मेरी डेटा छुपाने को कहा। अगर आप स्काई आई पर भरोसा करते हैं तो मैं इसे अस्थायी रूप से खोल देता हूं। वो कॉल करता है। झांग, पुलिस मेरे स्काई आई प्रोफाइल को चेक करना चाहती है। कृपया इसे 10 मिनट के लिए खोल दें। कॉल कटने के बाद वो कहता है, अब आप देख सकते हैं। अफसरों ने वॉशिंग ग्रुप को सर्च किया और उनकी आंखें बड़ी हो गईं। वॉशिंग ग्रुप के सीईओ यी चेन अभी भी डायरेक्टरली हिचकिचा रहे हैं। क्या यह हैकिंग हो सकता है? यी चेन ने आप भर ली। मैं अपनी वेल्थ दिखाना नहीं चाहता था, पर चूंकि तुम अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करते। वो अपना बैंकिंग ऐप खोलता है और उन्हें दिखाता है। ये रहा मेरा अकाउंट, एक नजर मारो। ऑफिसर बैलेंस चेक करता है और लगभग सांस ही नहीं ले पाता। और ट्रांजैक्शन नीचे हैं। उपलब्ध बैलेंस 10 बिलियन से ऊपर। इतने सारे जीरो, उसने अचानक कहा। गए 10 बिलियन है। चैप्टर की शुरुआत ई चेन 2 पुलिस अफसरों से बात करते हुए होती है। जैसे ही वह उनकी बातें सुनता है, वह अपने आप में सोचने लगता है। खुशी की बात है, जब हम शादी किए थे, हमने प्री नप्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया था। जब हम तलाक हुए, वान जियाओ ने कभी मेरे नाम के असली एसेट्स चेक नहीं किए। फिर वह 2 पुलिस कमरेड्स को शांति से कहता है, सच कहूं तो यह मेरा सिर्फ एक कार्ड है। हालांकि इस कार्ड में जितना पैसा है, डर है कि अगर आप वांग फैमिली के सारे एसेट्स बेच भी दें तो भी अंदर की रकम का आधा भी नहीं होगा। उसी पल यी चेन के चेहरे पर गंभीर अभिव्यक्ति आ गई। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं 5 मिलियन के करीब की वॉच चुराऊंगा? यह सुनकर पुलिस अफसर भी गंभीर हो जाता है और कहता है, असर तुम जरूर किसी अमीर परिवार के यंग मास्टर हो, है ना? तो फिर तुम वांग फैमिली के लाइव इन लॉ बनने को क्यों तैयार हो? जवाब में नायक पूरी एटीट्यूड के साथ कहता है, यह एक फैमिली एग्रीमेंट था। मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। आशा है तुम मेरा सीक्रेट रखोगे, खासकर वांग फैमिली को मत बताओ। मैं अब उन लोगों से कोई भी दिक्कत नहीं लेना चाहता। यी चेन की बात सुन के दोनों पुलिस वाले पूरी तरह से शॉक्ड हो गए। पीछे खड़े वाले अफसर ने अपने आप सोचा, रिच लोगों के थॉट्स वाकई अजीब होते हैं। तो फिर अनुभवी अफसर ने कहा, मिस्टर हई, फिक्र मत करो, तुम्हारी प्राइवेसी के बारे में हम इसे किसी को नहीं बताएंगे। दोनों अफसर पीछे मुड़ के निकलने लगे। निकलते समय उनमें से एक बोला, तुम्हारी रेस्ट में दिक्कत देने के लिए सॉरी, हमें चलना चाहिए। यी चिन दरवाजे पर खड़ा होकर शांति से जवाब दिया, तो कोई बात नहीं, ख्याल रखना। 2 मिनट बाद होटल के लॉबी में 2 पुलिस वाले जियाओ और फेंग चाओ को अपडेट करते हैं। मिस्टर यिचेन ने कहा कि उसने आपके वांग फैमिली की वॉच नहीं ली। मेरा ख्याल है कि आपको वापस जाकर फिर से चेक करना चाहिए। देखो कहीं और तो नहीं भूल गए। यह सुनते ही दोनों पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। फेंग चाओ कहता है, कैसे संभव है? जियाओ भी इसे मानने से इनकार करता है। तो तुम कैसे क्रेडिट दे सकते हो उसकी बात को? अगर उसने हमारी फैमिली की स्टॉप वॉच नहीं चुराई
तो 5 स्टार होटल में रहने के लिए पैसे कहां से आया? वो सिर्फ एक गरीब फूड डिलीवरी वाला है। उनकी बात सुन के 2 पुलिस वाले अंदर से पूरी तरह से शॉक्ड हो गए। उन्हें ठीक ठीक पता है कि उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा और यीचेन के कार्ड में कितना पैसा था। 10 बिलियन। दोनों अपने आप सोचते हैं, क्या इस दुनिया में सच में कोई गरीब व्यक्ति है जिसकी वैल्यू 10 बिलियन हो? फिर पुलिस अफसर गंभीर स्वर में कहता है, मिस वांग जियाल, ठोस सबूत मिलने से पहले हमारे पास मिस्टर को गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप उसे गिरफ्तार करने पर जोर दे रहे हैं तो कृपया सबूत पेश करें, जैसे उसकी वॉच चोरी करने की वीडियो या फोटो और वॉच बेचकर पैसे मिलने का एविडेंस। वो जाने के लिए पीछे मुड़े कि पर जाने से पहले ऑफिसर ने एक और बात ऐड की, अब वैसे एक और चीज बोलनी है। अपने एक्स हस्बैंड को अब गरीब और यूजले इंसान बोलना बंद करो। आखिर तुम दोनों कभी हस्बैंड वाइफ थे क्या? दूसरे बंदे के बारे में ऐसी बातें करना बहुत ही हेटफुल है। ये सुनकर जियाओ गुस्से में चिल्लाई, मैंने उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला है। अगर उसमें थोड़ी भी एम्बिशन होती तो मैं उसे डिवोर्स नहीं देती। दूसरे पुलिस ऑफिसर ने बड़े कामली जवाब दिया, आपने ही मिस्टर यी को डिवोर्स दिया था। उसे लगभग हंसी आ गई क्योंकि ई चेन का सच पता था पर जियाओ को कुछ नहीं पता था। जियाओ ने बड़े एटीट्यूड में कहा, बिल्कुल सही, मैंने खुद आगे बढ़कर उसे डिवोर्स दिया था। कह क्या उसे अब रिग्रेट हो रहा है? इस पर ऑफिसर ने थम्स अप किया और बोला, 10 बिलियन की एसेट्स वाला हस्बैंड वाचिंग ग्रुप की सीईओ को रिजेक्ट कर रहा है। रिग्रेट तो तुम्हें होना चाहिए, सही बात है। उसने ये बात सिर्फ अपने मन में सोची। जियाओ ने न तो ये सुना और न ही उसे कुछ समझ आया। अचानक जियाओ ने पूछा, धुक क्या उसके रूम में कोई औरत है? वो अभी भी अंदर ही अंदर जेलस फील कर रही थी कि पुलिस ऑफिसर ने रिप्लाई किया, मिस्टर ईचिन रूम में अकेले हैं, वहां और कोई नहीं है। ये सुनकर जियाओ को थोड़ा रिलीफ मिला और उसने धीरे से कहा, मुझे पता है, वो अभी भी मुझसे प्यार करता है। वो अभी भी अपने ही ड्रीम्स में खोई हुई है। पुलिस ऑफिसर्स चले जाते हैं। फेंग चाओ ने माथा सिकोड़ा और कहा, ये लोग ऊपर से नीचे आकर यकीन से इतने पोलाइटली क्यों बात कर रहे हैं? उसके दिल में डाउट होने लगा कि तभी जियाओ का फोन बजता है। वांग शिजी का कॉल आ रहा है। वो थोड़ी सरप्राइज्ड होती है पर फोन उठा लेती है। अजियाओ, मैंने सुना तुमने पुलिस बुलाई है, क्या वो उसे अरेस्ट करके स्टेशन ले गए? जवाब देती है, नहीं, पुलिस ने कहा कि कोई एविडेंस नहीं है, वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। दूसरी तरफ से शाओजी पूछता है, एविडेंस? कि किस तरह का एविडेंस? जियाओ कहती है, घड़ी चोरी करने का और उसे बेचकर पैसे लेने का प्रूफ। ये सुनकर शाओजी सोचता है, ये तो इम्पॉसिबल है, घड़ी तो अभी भी मेरी रिस्ट पर है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, लेकिन मैं यीचेन के घड़ी बेचने का फेक एविडेंस बना सकता हूं। हंसते हुए वो जियाओ से कहता है, ये मैटर मुझ पर छोड़ दो, मैं जाकर चेक करता हूं कि उसने घड़ी किसे बेची। टेंशन मत लो, मैं उसे पक्का जेल भिजवा दूंगा। उसने फोन कट कर दिया। जियाओ अपने फोन को स्टेयर कर रही थी और इक्वान के बारे में सोच रही थी। अगर शाओजी भाई ने सच में इक्वान को जेल भेज दिया तो फिर क्या होगा? उसे पुराना टाइम याद आता है, कैसे वो हीरो उसका ख्याल रखता था और उसकी तारीफ करता था। मिस, क्या ये ड्रेस सही है? ये बस ओके ओके है? ये सब सोचकर उसका दिल थोड़ा पिघल जाता है। पर उसके पास फेंग चाओ खड़ा है जिसके दिमाग में बस गंदे थॉट्स चल रहे हैं। वो पास आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और धीरे से कहता है, कहनी, आज रात वेस्ट लेक में रुकते हैं। जिया याओ को तुरंत बहुत डिस्कस्टेड फील होता है। वो फेंग चाओ के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारती है और कहती है, तुमसे ईचिन तो बिक नहीं रहा और तुम मेरे साथ सोने की हिम्मत कर रहे हो। ये बोलकर वो चली जाती है। फेंग चाओ अपना गाल पकड़ता है और गुस्से में सोचता है, ईचिन, तूने 2 बार मेरा मजा खराब कर दिया। जब तू बाहर आएगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जब उसी वक्त फेंग चाओ का दोस्त सीटी बजाते हुए वहां आता है। चाओ भाई, ये गाल तो एकदम गर्म है। इससे पहले कि वो बात पूरी करता, फेंग चाओ उसका कॉलर पकड़ लेता है और कोल्डली धमकी देता है, जैसे ही ईचेन होटल से निकले मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। उसका दोस्त डर जाता है पर जल्दी से हाँ में सिर हिलाता है। अगले दिन सुबह के 6 बजे हीरो अपने कमरे से बाहर निकलता है। इस बार
जैसे ही दोनों रिसेप्शनिस्ट उसे देखते हैं, वो पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। ई चेन ने फुल ब्लैक सूट पहना है। वो बिल्कुल किसी बिजनेस टाइकून जैसा लग रहा है। वो मन में सोचते हैं, डोमिनेटिंग सीईओ, कल से बिल्कुल अलग वाइब है इसकी। लव इट, पता नहीं कौन इतनी लकी होगी जो इसकी वाइफ बनेगी। यी चेन होटल से बाहर निकलता है। जैसे ही वो बाहर कदम रखता है, फेंग चाओ का दोस्त कॉल करके रिपोर्ट देता है कि यी चेन निकल चुका है। वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। यी चेन एक टैक्सी में बैठ जाता है। उसके पीछे पीछे एक ब्लैक कार एकदम क्लोजली फॉलो कर रही है। फेंग भाई, मैं उस किड को फॉलो कर रहा हूं। कार सिटी सेंटर की तरफ जा रही है। 20 मिनट बाद यीचिन टैक्सी से उतरता है। उसके सामने एक ह्यूज बिल्डिंग खड़ी है। वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है, पर उसके माइंड में किन होंगयान के थॉट्स चल रहे हैं। कल तुमने मेरी रोजी रोटी छीन ली थी। देखता हूं आज मुझे देखकर तुम्हारा क्या एटीट्यूड रहता है। इसी बीच फेंग चाओ अपने दोस्त से बात करता है कि तुमने कहा कि यीचिन उस सीबीडी बिल्डिंग में गया है जहां पुशिंग ग्रुप लोकेटेड है। वो वहां क्या कर रहा है? अचानक उसे कुछ याद आता है कि कल प्रेसिडेंट किन ने कहा था कि वो उसका सब कुछ खत्म करना चाहती हैं। क्या यीचिन वहां रिवेंज लेने जा रहा है? उसके चेहरे पर एक विग्ड स्माइल आ जाती है। घबड़िया चांस है, शायद मैं उस ग्रेट ब्यूटी के क्लोज जा सकूं। फेंग चाओ ने मन में सोचा। उसने तुरंत प्रेसिडेंट चिन को कॉल किया। उसने फोन उठाया और पूछा, कौन बोल रहा है? प्रेसिडेंट चिन, मैं फेंग चाओ हूं। झकलरोड मैडम वांग की बर्थडे पार्टी में मैंने आपके साथ टोस्ट किया था। उसने आवाज पहचान ली और बोली, अयंग मास्टर फेंग, इतनी सुबह कॉल किया, क्या बात है? फेंग चाओ ने जल्दी में कहा, प्रेसिडेंट चिन, आपको वांग फैमिली का वो घर जमाई की चेन याद है ना? जकल हमने साथ मिलकर वांग फैमिली को सपोर्ट किया था और उसकी कमाई के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। वो लड़का आज सुबह सुबह आपकी कंपनी की बिल्डिंग पहुंच गया है। मुझे लगता है वो बदला लेना चाहता है। प्रेसिडेंट चिन ने शांति से जवाब दिया, टेंशन मत लो, बिल्डिंग में एक्सेस कंट्रोल और सिक्योरिटी है। वो ऊपर नहीं आ सकता। फेंग चाओ ने तुरंत कहा, मेरे भेजे हुए लोगों ने बताया कि उस लड़के के पास कार्ड है और वो एक्सेस कंट्रोल पल पार कर चुका है। वो शायद अभी आपकी कंपनी वाले फ्लोर की तरफ ही आ रहा है। तो अगर आप ऊपर गई तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। यह सुनकर प्रेसिडेंट चिन को शक हुआ। झक्या, उसके पास हमारी कंपनी का कार्ड कैसे हो सकता है? यह हिस्सा फेंग के प्रेसिडेंट चिन से बात करने से शुरू होता है। घूस लड़के ने वांग फैमिली की घड़ी हथिया ली और उसे 5 मिलियन में बेच दिया। वो अब अमीर हो गया है। आपकी कंपनी में इतने सारे लोग सिर्फ एक एक्सेस कार्ड खरीदने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा भेज रहे हैं। क्या ये अजीब नहीं है? मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है, प्रेसिडेंट चीन। आप बहुत गॉर्जियस हो। अगर उस कमीने ने आपको चाकू से हट करने की कोशिश की तो मेरा दिल टूट जाएगा। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट चीन शांति से जवाब देती हैं, रिमाइंडर के लिए थैंक यू। मैं अभी किसी को कंपनी चेक करने के लिए भेजती हूं। यह सुनकर फोंग की तो जैसे लार ही टपकने लगी। उसके दिमाग में गंदे थॉट्स भरने लगे। मैं भी आपकी हेल्प करने के लिए अभी आपकी कंपनी आता हूं, सिस्टर हंग येन। इसी बीच प्रेसिडेंट चिन अपनी कलीग को कॉल करती हैं। रॉन्ग, इमीडिएटली कंपनी जाओ और देखो कि वहां कोई सस्पिशियस लोग तो नहीं हैं। अगर कोई है तो तुरंत पुलिस को कॉल करो। जी। प्रेसिडेंट आधे घंटे बाद हुआसेंग ग्रुप की कंपनी के अंदर एक लड़की आती है। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं और वो पोलाइटली जवाब देती है। वो सेक्रेटरी झाओ है। वो किन होंगयान की पर्सनल सेक्रेटरी झाओ रॉन्ग है और वो सच में बहुत स्टनिंग लग रही है। वो टॉप फ्लोर की तरफ जाती है, एलिवेटर की ओर बढ़ते हुए। सिक्योरिटी गार्ड्स उसे देखकर ब्लश करने लगते हैं। उनका ठरकी नेचर साफ दिख रहा है। सेक्रेटरी झाओ बहुत सेक्सी है और फिर भी कितनी प्योर है। हालांकि वो प्रेसिडेंट चीन जितनी सेक्सी तो नहीं है, पर अप्रोचेबिलिटी के मामले में वो जीत जाती है। रॉन्ग अचानक ऑफिस का दरवाजा खोलती है और चिल्लाती है, तुम कौन हो?